हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, जिसमें कि हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के जो गद्यखंड है हमारा, उसमें कुल मिलाकर के 13 चैप्टर हैं। तो इन 13 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और चैप्टर 1 से शुरू करेंगे और 13 चैप्टर तक लास्ट तक करेंगे। और साथ ही साथ हर एक चैप्टर का जो लेखक परिचय है वो भी साथ में करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो से ही आप लोगों के एग्जाम में आधा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी में आपको देखने को मिल जाएगा। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। और क्लास 12 हिंदी का पहला चैप्टर है हमारा बातचीत। अब बातचीत क्या है? तो बातचीत एक निबंध है। अब इस निबंध के लेखक कौन है? तो इस निबंध के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की बात कर ले तो इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 20 जुलाई 1914 को। इनका जो जन्म स्थान है, यानी कि जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था बालकृष्ण भट्ट का। इनकी माता का नाम था पार्वती देवी और इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। और ये किस युग के थे बालकृष्ण भट्ट? तो याद रखना है, बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के थे। एक पॉइंट यहाँ पर छूट गया जो कि आप लोग याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी थे बेनी प्रसाद भट्ट, वो पेशे से क्या करते थे? वो पेशे से एक व्यापारी थे। ये भी याद रखिएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। एक बार फिर से देख लीजिए। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा बातचीत, जो कि एक निबंध है जिसके कि लेखक है बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को और इनकी मृत्यु हुई थी 20 जुलाई 1914 को। इनका जन्म स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनकी माता का नाम था पार्वती देवी और इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि पेशे से एक व्यापारी थे। और बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे? तो भारतेंदु युग के थे। अब पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। और पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा पहला चैप्टर का कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा एक उपन्यास जो कि है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। तो 100 अजान एक सुजान जो उपन्यास है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। मैला आंचल को भी आपको याद रखना है कि मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो फणेश्वर नाथ रेणु है। और गोदान के रचनाकार कौन है? तो गोदान के लेखक या रचनाकार जो है वो मुंशी प्रेमचंद है। ये दो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? प्रारंभ यानी कि शुरू में। तो नाटक के शुरू में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नंदी पाठ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो रॉबिन क्रूसो का 16 वर्षों तक, कितने साल तक? तो 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बेन जॉनसन ने। ये क्वेश्चन आपसे लघु उत्तरीय में भी पूछा जाएगा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये कहा था किसने? तो बेन जॉनसन ने। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। तो आपको याद रखना है कि बेन जॉनसन के विचार थे बातचीत के संबंध में कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिसन का क्या विचार था? तो वो भी याद रखना है कि असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ये विचार था बातचीत के संबंध में एडिसन का। तो दोनों को अच्छे से याद रखिएगा कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। दोनों सिंपल सा ही है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये कहना था किसका? तो बेन जॉनसन का। और असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये किसका कहना था? एडिसन का कहना था। समझ गए ना? ये क्वेश्चन आपसे लघु उत्तरीय में फिक्स है कि पूछा ही जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत जो है वो केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। याद रखिएगा, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? तो 2 लोगों में। अगला क्वेश्चन है हमारा बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत करने से जो मन होता है हमारा वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से सृष्टि जो है ये गूंगी प्रतीत होगी? तो वाक शक्ति के न होने से। वाक शक्ति मतलब बोलने की जो शक्ति होगी, ये अगर नहीं होगी हमारे पास तो जो सृष्टि होगी, ये पूरी संसार होगी, दुनिया होगी, ये गूंगी प्रतीत होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ है के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये यूरोप के लोगों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। कहाँ के लोगों में? तो यूरोप के लोगों में। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका इस
चैप्टर का ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लघुत्तरीय में, और इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा। ऊपर जो आपको बताए थे कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे, ये क्वेश्चन, और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर का है, और इस 2 में से फिक्स है कि कोई एक जरूर पूछा ही जाएगा। तो पहला तो बता ही दे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन और बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। अब बताते हैं आपको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। तो सिंपल सा है कि बोलने की जो कला होती है उसी को कहा जाता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, और ये जो कला है यूरोप के लोगों में काफी ज्यादा प्रचलित है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की कला। तो सिंपल सा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, और 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो बस आपको इतना ही लिखना है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये एक बोलने की कला है जो कि यूरोप के लोगों में काफी ज्यादा प्रचलित है। समझ गए? तो इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है यह किस काल के रचनाकार है, तो ये आधुनिक काल के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है ऊपर में ही आपको बता दिए थे, एक निबंध है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे ये भारतेंदु युग के निबंधकार थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है। तो मनुष्य के बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है कि मनुष्य अवाक होकर अपने आप से बातचीत कर ले। अवाक मतलब चुपचाप होकर मनुष्य जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वो अपने आप से बात कर ले। ये मनुष्य के बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका, सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आत्मीयता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा संयोगिता स्वयंवर की रचना है, यानी कि संयोगिता स्वयंवर जो है किसकी रचना है। तो श्रीनिवास दास की रचना है संयोगिता स्वयंवर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, 100 जान एक सुजान, सद्भाव का अद्भाव, ये तीनों ही रचना किसके द्वारा रची गई है। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रची गई है। लेकिन परीक्षा गुरु जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा था कि बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी नहीं है, तो परीक्षा गुरु ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अब यहां पर पूछा जा रहा है कौन सी रचना जो है ये बालकृष्ण भट्ट की है। तो रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल जो रचना है ये बालकृष्ण भट्ट की ही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकालना शुरू किया था। तो बालकृष्ण भट्ट जो है इनके द्वारा हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो था वो निकालना शुरू किया गया था। कौन सी मासिक पत्रिका, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो इसको याद रखिएगा। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका बालकृष्ण भट्ट ने निकालना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा बातचीत किस विद्या की रचना है। ये तो बता ही चुके हैं, बातचीत क्या है, तो एक निबंध है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग क्लास 12 हिंदी के जो इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का नोट्स है ये अगर नहीं लिए तो आप लोग किस तरह से इस नोट्स को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं, इस नोट्स को ले चुके हैं। तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं वे लोग वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इसको नहीं लिए उनको बता दे कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इसको ले सकते हैं। तो ये जो है इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, यानी कि आपका हिंदी होगा ही और इंग्लिश होगा ही, तो दोनों सब्जेक्ट का जो नोट्स है पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। अब बात रही कि इसमें आपको क्या मिलेगा और क्यों आपको लेना ही चाहिए। इसलिए लेना चाहिए कि जब आप बुक पढ़ते हैं, गेस्ट पेपर पढ़ते हैं, क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं, तो उसमें जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, तो कई सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है गेस्ट पेपर या क्वेश्चन बैंक में वो आपको गलत भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि कई सारा ऑब्जेक्टिव होता है जिसका ऑप्शन ही गलत होगा। आप चेक करके देखिएगा 50 अगर ऑब्जेक्टिव आप क्वेश्चन देखते हैं गेस्ट पेपर या क्वेश्चन बैंक से, उसमें आपको गलत देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो पीडीएफ है इसमें आपको हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। जैसे कि आप बात कर ले हिंदी में तो टोटल आपके हिंदी में चैप्टर है 13, 26, 13 आपके गद्य खंड में और 13 आपके काव्य खंड में है। तो टोटल आपके हिंदी में 26 चैप्टर है और इंग्लिश में टोटल आपके 21 चैप्टर है, प्रोस और पोएट्री मिला करके। तो इन 26 चैप्टर के और इंग्लिश में 21 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। तो ये तो हो गई बात ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव की। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, जब आप बुक से, गेस पेपर या क्वेश्चन बैंक से पढ़ते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन का आंसर आता है वो बड़ा बड़ा रहता है। यानी कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ना, फिर भी उसका आंसर 10 से 15 लाइन में रहेगा, 12 लाइन में रहेगा। और जो लैंग्वेज रहता है वो किताबी भाषा वाला लैंग्वेज रहता है, जो कि आपको समझ में नहीं आता होगा। अगर आता भी होगा समझ में तो याद नहीं होता होगा। इसलिए जो इसमें आंसर आपको मिलेगा, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में, वो सारा आपको सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा। ऐसा लैंग्वेज रहेगा ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ पाए। जैसे ही आप पढ़ेंगे इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें कि लघु उत्तरीय रहेगा, दीर्घ उत्तरीय रहेगा, 100% व्याख्या वाला रहेगा, इसको जैसे ही आप पढ़िएगा क्वेश्चन आंसर को, तो आपको समझ में आ जाएगा और तुरंत याद हो जाएगा। और इसमें आपको हर एक चैप्टर का मिला है, जैसे ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो भी है वो इस पीडीएफ में मिल जाएगा, वैसे ही सब्जेक्टिव में भी हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, वो आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ पिछले साल में आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे गए, यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चन पिछले 10 से 12 साल में, वो भी आपको पीडीएफ में आंसर के साथ देखने को मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके अलावा इंग्लिश में आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, तो वो भी आपको इंपॉर्टेंट इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपके एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश की जो पूरी तैयारी है वो इसी से आपकी हो जाएगी। और इस पीडीएफ का जो प्राइस है हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट का मिला करके केवल और केवल 30 रुपीज़ रखें, यानी कि 30 रुपये, ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी और भी बेहतरीन ढंग से कर पाएगा। अब पे कैसे करना है और आपको मिलेगा कहाँ पे, तो देखिए ये जो पीडीएफ है ये आपको ऐप पर भी दे सकते थे या आपके वेबसाइट होता है उस पर भी दे सकते थे, लेकिन उस पर क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को लेने में या फिर डाउनलोड करने में या पे करने में प्रॉब्लम होती रहती है। इसलिए सिंपल सा ये जो आपको पीडीएफ है ये आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा, आपका जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर। अब मिलेगा कैसे, तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है 7903820891, इस नंबर पर आप लोगों को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से केवल और केवल 30 रुपये पे कर देना है। और जैसे ही आप पे करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोगों को इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजने के बाद बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है हिंदी इंग्लिश, जिससे कि ये पता चल जाए आपको हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए। जैसे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। समझ गए ना, इसी नंबर पे पे भी करना है और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है इस पर आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है। और इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे आपको इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग भी बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, आप लोग भी चाहें तो इसको ले सकते हैं। समझ गए, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है ये क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से, बातचीत जो निबंध है इसके माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है ये बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो किसने रखा है भट्ट जी को, यानी कि बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में, तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो बालकृष्ण भट्ट जो है उनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था, कब शुरू किया था। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो है ये निकालना शुरू किया गया था वर्ष 1877 से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो पद्मावती और वेणी सहार ये तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित ही है, और मेघनाथ वध जो है ये भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित ही है, लेकिन मेघदूतम जो है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है, तो मेघदूतम। अगला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप निकलकर बनकर निकल जाता है, तो कैसे निकल जाता है। तो बातचीत के जरिए, जैसे ही हम बातचीत करते हैं तो जो भी कुछ मवाद या धुआं हमारे अंदर जमा रहता है वो भाप बनकर निकल जाता है, कैसे, तो बातचीत के जरिए से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की जो रचना आखिर बातचीत है, तो ये क्या है आपको बता ही चुके हैं, ललित निबंध है। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब अगर चैप्टर फर्स्ट से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो इसके अंदर से ही पूछा जाएगा, इसके बाहर से एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा चैप्टर फर्स्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो लघुत्तरीय प्रश्न भी इससे पूछा जा सकता था इस चैप्टर से, वो आपको बता ही दिए, 2-3 प्रश्न है वही आपसे पूछा जाएगा लघुत्तरीय में। और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं उस पीडीएफ पे आप लेंगे पीडीएफ, तो उसमें आपको ये सारा प्रश्न देखने को मिल ही जाएगा। अब आते हैं अपने चैप्टर 2 पे, और चैप्टर 2 यानी कि चैप्टर दूसरा है हमारा उसने कहा था। अब उसने कहा था क्या है, जैसे कि पहला चैप्टर तो देख लिए थे कि वो निबंध था, लेकिन उसने कहा था ये क्या है, तो उसने कहा था एक कहानी है। इस कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी जो है ये उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो अब चंद्र शर्मा गुलेरी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो चंद्र शर्मा गुलेरी का जो जन्म है ये 7 जुलाई 1883 को हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 12 सितंबर 1922 को। इनका जो जन्म स्थान है वो जयपुर राजस्थान है, यानी कि जयपुर राजस्थान में चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम। याद रखिएगा चंद्र शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था, तो पंडित शिवराम नाम था चंद्र शर्मा गुलेरी के पिता का नाम। और ये किस युग के थे, तो ये द्विवेदी युग के थे। एक यहाँ पर पॉइंट छूट गया जो कि आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा, आपको बता देते हैं कि चंद्र शर्मा गुलेरी जो है इनका मूल निवास कहाँ था, इनके रहने वाले कहाँ के थे, तो गुलेर नामक ग्राम, यानी कि जो चंद्र शर्मा गुलेरी है इनके गाँव का नाम आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा इनके गाँव का नाम था गुलेर, जो कि कहाँ पे पड़ता है, तो इनके जिला का नाम है कांगड़ा, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा चंद्र शर्मा गुलेरी का मूल निवास था गुलेर नामक ग्राम कांगड़ा, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है यहाँ पर। तो देख लीजिए एक बार फिर से, चैप्टर 2 है हमारा उसने कहा था, जो कि एक कहानी है जिसके लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी की जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1922 को। और इनका जो जन्म स्थान है वो है जयपुर राजस्थान, और इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम। ये किस युग के हैं, तो द्विवेदी युग के हैं और 20वीं सदी के हैं। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का 31 नंबर क्वेश्चन। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ पर दी थी, तो सरकार ने सूबेदार को जो जमीन है वो लाईपुर में दिया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और लाईपुर जो है ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा गुलेर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऊपर ही आपको बता चुके हैं कि गुलेर जी यानी कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म जो है जयपुर राजस्थान में हुआ था। कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर तो इनका मूल निवास था, यानी कि ये यहाँ के रहने वाले थे, लेकिन इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है सुखमय जीवन किनकी रचना है, तो सुखमय जीवन जो है ये चंद्र शर्मा गुलेरी की ही रचना है। और ये रचना चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा कब रची गई थी, तो याद रखिएगा डेट भी 1911 में सुखमय जीवन जो है ये चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो उसने कहा था जो कहानी है ये वर्ष 1915 में प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो कछुआ धर्म जो है ये चंद्र शर्मा गुलेरी की ही कृति है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुरानी हिंदी रचना है, तो पुरानी हिंदी रचना किसकी है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी की ही रचना है पुरानी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है, यानी कि 4 निबंध का नाम दिया हुआ है और इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा निबंध जो है ये चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा नहीं गया है। तो मजदूरी और प्रेम ये जो निबंध है ये चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा नहीं लिखा गया। दीवान प्रिय, पुरानी हिंदी, मोरसी मोही, कुठाव, ये तीनों जो निबंध है ये चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा ही रचित है। इसको भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित निबंध कौन सा है, और 3 निबंध रहेगा 4 रहेगा, उसमें से आपको चूज करना होगा, तो उसमें से ये 3 रहेगा, तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कुडमाई का क्या अर्थ होता है, तो कुडमाई का अर्थ होता है मंगनी। लहना सिंह जो था इस कहानी का जो नायक है, लहना सिंह, उसने कहा था कहानी का नायक, ये बार बार जो सिख लड़की से मिला था बचपन में, उसके मामा के घर पे जब गया था तब, तो लड़की से बार बार यही सवाल पूछता था। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि लहना सिंह सिख लड़की से बार बार क्या पूछता था, तो लहना सिंह सिख लड़की से बार बार पूछता था कि कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। और कुड़माई का क्या अर्थ होता है, तो मंगनी होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोधा सिंह कौन था, तो बोधा सिंह जो है ये सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो आपको बता ही चुके हैं, उसने कहा था जो है ये चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है। जूठन कहानी के लेखक, जूठन कहानी नहीं है, जूठन आत्मकथा है, जिसके लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। रोज जो कि एक कहानी है जिसके लेखक अज्ञे हैं।
तिरिच एक कहानी है जिसके की लेखक उदय प्रकाश है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का किस शहर में चित्रण किया गया। उसने कहा था जो कहानी है इसका जो चित्रण है यह किस शहर में किया गया, तो अमृतसर में इसका चित्रण किया गया। लहना सिंह जो है बचपन में अपने मामा के यहाँ जाता है और उसके मामा का घर रहता है अमृतसर में, इसीलिए इस कहानी का जो चित्रण है वो अमृतसर में ही किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 2022 में सेम ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, तो लहना सिंह के गांव का नाम था माझे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह किस पद पर कार्यरत था, तो लहना सिंह जो था ये सूबेदार के पद पर कार्यरत था, और सूबेदार नहीं जमादार के पद पर कार्यरत था, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। जमादार के पद पर कार्यरत था लहना सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी उस समय उसका जो सर था वो किसकी गोद में था, तो लहना सिंह की मृत्यु के समय उसकी जो सर था वो किसकी गोद में था, तो वजीरा सिंह की गोद में था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पलटन का विदूषक कौन था, तो पलटन का जो विदूषक है वो वजीरा सिंह था, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था, 21 में भी पूछा गया था और 23 में भी पूछा गया था। 3 साल लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह था। अगला क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, तो सूबेदार हजारा सिंह जो था उसके लड़के का नाम था बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जो भारतीय सिपाही थे उनका जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था, जर्मन के साथ संघर्ष हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था, तो जर्मन लेफ्टिनेंट को लहना सिंह जो कि उसने कहा था कहानी का नायक है इसने ही मार गिराया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, सिख राइफल का जो जमादार लहना सिंह है इसका नंबर था 77 यानी कि 77, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कहानी चंद्रशेखर गुलेरी के द्वारा लिखी हुई नहीं है। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी कहानी चंद्रशेखर गुलेरी के द्वारा लिखी हुई नहीं है, तो सुखमय जीवन ये चंद्रशेखर गुलेरी के द्वारा लिखी गई थी वर्ष 1911 में। उसके बाद बुद्ध का कांटा ये भी चंद्रशेखर गुलेरी के द्वारा लिखा गया था वर्ष 1911 में। उसने कहा था ये भी चंद्रशेखर गुलेरी के द्वारा लिखा गया था 1915 में। तीनों को अच्छे से याद रखिएगा, तीनों में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, समझ गए। और कफन जो है ये लिखा गया था मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। कफन जो है चंद्रशेखर गुलेरी के द्वारा लिखी हुई कहानी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कफन। अगला क्वेश्चन है, गुलेर जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो ऊपर ही आपको बता चुके गुलेर नामक गांव के मूल निवासी थे चंद्रशेखर गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार कई बार आपको बता चुके हैं चंद्रशेखर गुलेरी हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने किस निबंध को लिखा है, तो याद रखिएगा बातचीत निबंध को। भगत के सिंह के द्वारा लिखा गया एक लेख और एक पत्र को आपके पाठ्य पुस्तक में जो लिखा गया वो आपको बता रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया अर्धनारीश्वर पाठ को, इस सबको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं, तो ये भी आपको बता चुके हैं कि चंद्रशेखर गुलेरी जो है ये द्विवेदी युग के हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो उसने कहा था जो कहानी है ये 5 भागों में विभक्त है। सेम ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में लघुत्तरीय में पूछा जाएगा कि उसने कहा था जो कहानी है कितने भागों में विभक्त है, यानी कि बटा हुआ है, और कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। तो आपको सिंपल सा अपने उंगली से याद रखना है कि आपके हाथ को निकालना है और उसमें आपको याद रखना है कि जैसे कि 5 उंगली है, तो 5 भागों में आपको याद रखना है कहानी जो है उसने कहा था कहानी ये बटी हुई है, और आपको याद इस तरह से रखना है कि जैसे अंगूठा है और लास्ट वाली जो छोटी उंगली है इसको आपको बंद कर लेना है, तो बचेगा क्या, दूसरा उंगली, तीसरा उंगली और चौथा उंगली, यानी कि याद रखना है कहानी के दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का वर्णन किया गया था, पहले और लास्ट भाग में युद्ध का वर्णन नहीं किया गया था। अगर आप भूल जाते हैं तो अपने हाथ की उंगली से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रशेखर गुलेरी का जन्म, तो ऊपर आपको सबसे पहले यही बताए थे 7 जुलाई वर्ष 1883 को चंद्रशेखर गुलेरी का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। अब इतना कहने के बाद तो कोई बात बची नहीं है, आपको पता ही होगा। उसने कहा था कहानी का पात्र है लहना सिंह। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था जो कहानी है ये क्रम प्रधान कहानी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है। तो पुरानी हिंदी रचना जो है ये नामवर सिंह की है, और सॉरी नामवर सिंह नहीं, चंद्रशेखर गुलेरी की है। नामवर सिंह कहाँ से आ गया, चंद्रशेखर गुलेरी की है पुरानी हिंदी रचना, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कीरत सिंह कौन था। अब कीरत सिंह कौन आ गया, अभी तक लहना सिंह वजीरा सिंह सुन रहे थे, अब ये कीरत सिंह कौन है। तो कीरत सिंह जो है ये लहना सिंह का भतीजा का नाम था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो अभी आपको ऊपर बता चुके हैं कि बचपन में लहना सिंह जो था वो लड़की से बार बार पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब होता है तेरी सगाई हो गई, तेरी सगाई हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी से है। अभी आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन बता रहे, तो सबको अच्छे से पता होगा कि उसने कहा था कहानी का यह पंक्ति है। लेकिन जैसे ही एग्जाम में प्रश्न आएगा तो इस तरह से तो नहीं रहेगा कि चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन, सेकंड का क्वेश्चन इस तरह से पहले रहेगा, फिर सेकंड का क्वेश्चन रहेगा। उसमें तो मिक्स टाइप का क्वेश्चन रहेगा। पहले क्वेश्चन हो सकता है 12वां चैप्टर का है, फिर हो सकता है दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन है, फिर हो सकता है 13 चैप्टर का क्वेश्चन है, तो 5 चैप्टर का क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन तो मिक्स टाइप का रहेगा, उसमें आपको अच्छे से याद रखना है। इसलिए आपको ध्यान से याद रखना है कि बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, ये जो पंक्ति है किस कहानी की ये पंक्ति है। तो याद रखना है उसने कहा था कहानी की ये पंक्ति है। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी चंद्रशर्मा क्या कहानी, कौन सी कहानी चंद्रशर्मा गुलेरी की नहीं है। तो कौन सी कहानी चंद्रशर्मा गुलेरी की नहीं है, तो ऊपर आपको बता ही चुके हैं, बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था, ये तीनों कहानी किसकी है, तो चंद्रशर्मा गुलेरी की है। तिरछ कहानी जो है ये उदय प्रकाश की है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तिरछ जो है ये चंद्रशर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है, जो कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। तो लप्टन साहब जो रहते हैं उस सूबेदार को 10 आदमी जो है वो खंदक में जोड़कर जाने को कहता है। ऑप्शन में 10, हाँ ये है ना, 20 बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लप्टन साहब सूबेदार को 10 आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा रहते थे, जहां पर कि लहना सिंह बचपन में जब 12 वर्ष का था तब गया था। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था। तो सूबेदारनी ने अपने पति और अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए लहना सिंह ने से कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा हुआ था। तो ये आपको ऊपर ही बता चुके हैं, वजीरा सिंह बैठा हुआ था लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर, जिस समय कि लहना सिंह अपनी अंतिम अवस्था में था, यानी कि वो उसकी मृत्यु करीब ही थी, वो मरने वाला ही था उस समय। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे। तो बता ही चुके हैं, लहना सिंह के जो मामा है ये अमृतसर के रहने वाले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब अगर चैप्टर 1 और 2 से जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसमें से ही पूछा जाएगा, इतना में से ही पूछा जाएगा, तो आप लोग अच्छे से याद रखेगा। इससे लघुत्तरीय प्रश्न भी बता दिए, जैसे कि एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लघुत्तरीय में कि जो उसने कहा था कहानी है, इसका आखिर सारांश क्या है, ये भी बताइए। आपसे दीर्घोत्तरीय में पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि लहना सिंह का जो चरित्र है उसके बारे में लिखिए, ये आपसे लघुत्तरीय में पूछा जा सकता है। तो इस तरह के कुछ 1-2 प्रश्न लघुत्तरीय पूछा जा सकता है आपसे। और इस प्रश्न ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे हर एक साल 3 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, एक लघुत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाता है, और कभी कभी तो एक 100% व्याख्या वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण चैप्टर जो है आपके पूरे बुक का, हिंदी का गद्यखंड का, वो यही चैप्टर है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसका जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो आपको इसमें करवा ही दिए, और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताए थे उसमें आप लोगों को इसका जितना भी लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय यहाँ पर 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको उस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। उस पीडीएफ को जैसे ही आप लोग लीजिएगा, उसमें जितना क्वेश्चन है सबको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सभी का जो आंसर है वो सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, इसलिए आपको याद करने में भी कोई ज्यादा समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अब अगला चैप्टर करते हैं, और चैप्टर 3 हमारा, चैप्टर 3 है संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति जो है एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है, तो एक भाषण है। और ये भाषण किसके द्वारा दिया गया था, ये चैप्टर के लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण है। तो अब इस चैप्टर से पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले जो चैप्टर के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो इस चैप्टर के लेखक है हमारे जयप्रकाश नारायण जी। इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1979 को। और इनका जो जन्म है, जिनका जन्म स्थान है वो कहाँ पर है, तो सिताब दियारा गांव में, जो कि सिताब दियारा गांव पड़ता कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में ये जो गाँव है इनका फैला हुआ है। इनकी माता का नाम था फूलन रानी देवी, और इनके पिता का नाम था हर्षु दयाल, और इनके पुकार का नाम था, बचपन में जयप्रकाश नारायण को लोग बाउल के नाम से पुकारते थे प्यार से, और बड़े होने पर ये लोकनायक और जेपी के नाम से फेमस हो गए थे जयप्रकाश नारायण। आपसे एग्जाम में फिक्स है कि पूछा ही जाएगा, बहुत ही कम चांस है, नहीं तो बहुत ही ज्यादा चांस है कि पूछा ही जाएगा कि लोकनायक के नाम से कौन फेमस थे, कौन प्रसिद्ध थे। और ये आपसे पॉलिटिकल साइंस में ही पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, लोकनायक के नाम से जो जयप्रकाश नारायण है वो फेमस थे।
और इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, जो कि प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर की पुत्री थी। 2021 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी जो थी उनके पिता का नाम क्या था, और ऑप्शन में दिया हुआ था चार ऑप्शन, उसमें से आपको चूज करना था। इसलिए ये भी आप याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी के पिता का नाम क्या था, यानी कि उनके ससुर जी का नाम क्या था, तो ब्रज किशोर प्रसाद, और इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। और ये किस सदी के थे, तो 20वीं सदी के थे जयप्रकाश नारायण। इतना सब कुछ आपको किनके बारे में याद रखना है, तो जयप्रकाश नारायण के बारे में। एक बार फिर से देख लीजिए, चैप्टर 3 है हमारा संपूर्ण क्रांति, जो कि एक भाषण है जो कि दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को। उस भाषण का एक थोड़ा सा अंश इस चैप्टर में लिया गया है, समझिए, उससे लिखा गया है इस चैप्टर को। तो ये भाषण है जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को, इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1979 को। इनका जो जन्म स्थान है वह सिताब दियारा गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। इनकी माता की नाम का बात करें तो इनकी माता का नाम था फूलन रानी देवी और इनके पिता का नाम था हर्षु दयाल। इनके पुकार का नाम था बचपन में बाउल, और ये बड़े होने पर जेपी के नाम से और लोक नायक के नाम से फेमस हो गए थे। इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। इनकी जो पत्नी प्रभावती देवी थी वो प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर की पुत्री थी, और ये किस सदी के थे, तो 20वीं सदी के थे जयप्रकाश नारायण। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। पहला वही क्वेश्चन ही था, पहला पॉइंट ही वही था कि जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है वो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, बता चुके हैं आप लोगों को, प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। तो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन वर्ष 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की जो उपाधि है ये कब प्रदान की गई थी। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की जो उपाधि है ये वर्ष 1998 में प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1998 में। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माटी की मूर्ति किसकी रचना है। तो माटी की जो मूर्ति है ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो दिनकर जी जो है रामधारी सिंह दिनकर, ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे, तो साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध थे, फेमस थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती थी। तो आपको ऊपर ही बता दिए थे कि जयप्रकाश नारायण को जो भारत की जनता है वो लोक नायक के नाम से याद करती थी, और जेपी के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब दिया था और कहां पर दिया था। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति वाला जो ऐतिहासिक भाषण है ये दिया गया था पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। ये भी आपको ऊपर बता चुके हैं, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा सन 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था। ये भी आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम था हर्षु दयाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो दलविहीन लोकतंत्र जो है ये मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म है वो सिताब दियारा गांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का रचनाकार, अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता चल ही गया होगा, जयप्रकाश नारायण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। ये जो लाइन है ये किसके द्वारा कहा गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो बिल्डिंग के नर्सिंग होम में दिनकर जी का निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है कि दिनकर जी का निधन कब और किन परिस्थितियों में हुआ था। तो याद रखिएगा, दिनकर जी का जो निधन है वो एक दिन क्या हुआ था, उनको एक हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक के आने के तुरंत 5 मिनट के अंदर उनको बिल्डिंग के नर्सिंग होम अस्पताल में पहुंचा दिया गया। वहाँ डॉक्टर जो थे वो हर तरह से मुमकिन कोशिश किए थे दिनकर जी को बचाने के, लेकिन वो बचा उनको नहीं पाए थे। समझ गए? तो याद रखिएगा, बिल्डिंग का नाम, बिल्डिंग के नर्सिंग होम अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? तो जयप्रकाश नारायण जो है इनको अमेरिका का दलाल कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? उस डॉक्टर का नाम था स्वामी सत्यदेव। उस डॉक्टर का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो किसकी भाषण सुनकर अमेरिका जाने की उनको प्रेरणा मिली थी? तो याद रखिएगा, स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर जयप्रकाश नारायण को अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। और याद रखिए, इनके डॉक्टर का नाम क्या था जो इनके स्वास्थ्य पर निगरानी रख रहे थे? तो डॉक्टर रहमान नाम था। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के जो मालिक हैं वो कौन थे? तो सदानंद जी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है ब्रेन ऑफ बॉम्बे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की थी, कहाँ से पास किया था? तो पटना कॉलेज से जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की जो मृत्यु है वो वर्ष 1924 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जो है वो मार्क्सवादी भी वर्ष 1924 में ही बने थे। दोनों का डेट एक ही है। लेनिन की मृत्यु और जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो दोनों का डेट एक सेम ही है, 1924। दोनों को एक ही डेट से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फणेश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? तो मैला आंचल जो कि एक आंचलिक उपन्यास है, ये फणेश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। याद रखिएगा, मैला आंचल क्या है? तो एक उपन्यास है और आंचलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वर्ष 1974 में, जिस समय में जयप्रकाश नारायण जो थे वो छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय में बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो आपको ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 3। यानी कि आप क्वेश्चन यहाँ चैप्टर 1, 2 और 3 से कहीं से भी पूछेगा तो इसके अंदर से ही पूछेगा, इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। समझ गए? चलिए अब करते हैं अब अगले चैप्टर को। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर 4 होना चाहिए। चैप्टर 4 जो है वो होगा अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर क्या है? तो याद रखना है, अर्धनारीश्वर एक निबंध है। अब इस निबंध के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है ये अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। और दिनकर जो है ये बिहार से ही थे। बिहार के बेगूसराय, सिमरिया बेगूसराय जो है वहाँ से इनका जन्म हुआ था। बेगूसराय से के ही रहने वाले थे दिनकर। तो अब देख लेते हैं दिनकर जी के बारे में। तो दिनकर जी का जो जन्म है वो हुआ था 23 सितंबर 1908 को। और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 24 अप्रैल 1974 को। और इनका जो जन्म स्थान है जो कि आपको बता ही चुके हैं, सिमरिया बेगूसराय बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था मनरूप देवी और इनके पिता का नाम था रवि सिंह। और इनकी पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। और ये किस युग से थे? तो छायादोत्तर युग से थे। कई बार आपके ऑप्शन में छायावादी और छायादोत्तर दोनों रहता है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, छायावादी टिक कर देते हैं, जिससे कि उनका आंसर गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा, छायादोत्तर युग से थे दिनकर। समझ गए? एक बार फिर से देख लीजिए। चैप्टर 4 है हमारा अर्धनारीश्वर, जो कि एक निबंध है जिसके की लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, जिनका के जन्म हुआ था 23 सितंबर वर्ष 1908 को। मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 को। जन्म स्थान है इनका सिमरिया बेगूसराय बिहार में। माता का नाम है मनरूप देवी, पिता का नाम है रवि सिंह, पत्नी का नाम है श्यामवती देवी। और 21 युग से है? तो छायादोत्तर युग से दिनकर। समझ गए यहाँ तक? अब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो नारी और नर एक ही द्रव की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ये जो पंक्ति है ये अर्धनारीश्वर पाठ से ही ली गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और चीज आपको बता दें, आपके पाठ्य पुस्तक में हिंदी में टोटल 26 चैप्टर हैं और 600 चैप्टर से आपके एग्जाम में एक चीज आपको बता दें जिससे आप ट्रिक से याद रखिएगा कि जिस भी लाइन में नारी का यूज किया हो गया होगा, नारी वर्ड का, तो समझ जाएगा कि वो कथन जो है, वो लाइन जो है वो अर्धनारीश्वर पाठ से ही लिया गया है। इससे आपको एकदम कन्फर्म हो जाना है, क्योंकि कोई भी आपका ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें कि नारी वर्ड
किसी और चैप्टर में यूज किया गया, नारी वर्ड यूज किया गया, लेकिन नारी जिस भी लाइन में रहे ना और वो पूछा जाए ये कथन किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकरी इसके लेखक है। और ये वर्ड चैप्टर जो लाइन है वो लिया गया अर्धनारीश्वर पाठ से, समझ गए। इससे ही आप लोग याद रखिएगा। जैसे ही नारी देखिएगा, नर और नारी, नारी सिर्फ नहीं देखिएगा, नर और नारी अगर दोनों होगा उस लाइन में, यानी कि वो किस पाठ से उस पंक्ति को लिया गया, तो अर्धनारीश्वर पाठ से, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचनाकार की पंक्ति है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों में झूलती हुई जूही की माला है। ये जो पंक्ति है ये किस रचनाकार की पंक्ति है, तो पहले ही आपको बता चुके हैं, नारी और नर दोनों अगर कहीं पर आपको मिल जाए यानी कि वो होगा रामधारी सिंह दिनकरी की पंक्ति और अर्धनारीश्वर पाठ से उस लाइन को लिया गया होगा, समझ गए। और अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, तो जो गांधी जी थे ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किए थे गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन, 101 नंबर क्वेश्चन से यहाँ से शुरू करते हैं। तो 101 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, तो अर्धनारीश्वर जो है शंकर जी और पार्वती जी का कल्पित रूप है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको अच्छे से याद ही रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद के अनुसार नारी और जब पुरुष का गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है, तो यहाँ पर प्रेमचंद के अनुसार पूछा जा रहा है। तो प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीख लेती है तब वह राक्षसी बन जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, तो 3 ऑप्शन में सबको बताना है, 4 ऑप्शन में सबको बताना है कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो पहले ही आपको कई बार बता चुके हैं, जूठन जो है ये किसकी रचना है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। उर्वशी किसकी रचना है, तो याद रखिएगा उर्वशी जो है ये दिनकर जी की रचना है। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि उर्वशी जो है दिनकर जी की रचना इसका रचित कब किए थे, यानी कि इसका रचना कब किए थे दिनकर जी, तो 1961 में उर्वशी की रचना किए थे दिनकर जी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। रश्मि रथी जो है इसकी भी रचना का डेट आप लोग याद रख सकते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उर्वशी, जिसकी रचना किए थे दिनकर जी 1961 में। वैसे याद रखने के लिए रख सकते हैं 1952 में रश्मि रथी की रचना किए थे दिनकर जी। और कुरुक्षेत्र की रचना कब किए थे, तो कुरुक्षेत्र की भी रचना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपको याद रखना है। पहले ही बता देते हैं कि ये जो उर्वशी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उर्वशी जो है इसकी रचना दिनकर जी कब किए थे, तो याद रखिएगा 1961 में। वैसे कुरुक्षेत्र भी याद रख सकते हैं और रश्मि रथी भी याद रख सकते हैं, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वैसे नोट ही कर देते हैं यहाँ पर ताकि आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उर्वशी की रचना किए थे दिनकर जी वर्ष 1961 में, और रश्मि रथी की रचना किए थे वर्ष 1952 में, और उसके बाद कुरुक्षेत्र की रचना किए थे दिनकर जी वर्ष 1946 में। इस तीनों को में से एक ये इंपॉर्टेंट है, इसको बस आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी रचना दिनकर जी की है, तो परशुराम की जो प्रतीक्षा है ये दिनकर जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है जैसे कि दिनकर जी के बारे में, तो आपको पता होगा कि हाँ परशुराम की प्रतीक्षा जो है यही है दिनकर जी की रचना, इस तरह से पता लगा सकते हैं। लेकिन एग्जाम में मिक्स टाइप क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से बार बार रिविजन करते रहना है। ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं उस पीडीएफ को लेकर के आप लोगों को जितना उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है, सबको बार बार रिविजन करते रहना है, जिससे कि एग्जाम में कोई भी प्रश्न है तो आपसे छूट नहीं पाए। अगला क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो दिनकर जी को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो उर्वशी के लिए बता ही चुके हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1961 में इसकी रचना किए थे दिनकर जी। अगला क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है, तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई जो काव्य कृति है वो कुरुक्षेत्र है, जिसकी रचना वर्ष 1946 में दिनकर जी किए थे। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, ऊपर ही आपको बता चुके हैं अर्धनारीश्वर जो है शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंधारी थी, तो गंधारी कौन थी, तो कई बार आप लोग सुने भी होंगे कि दुर्योधन की माँ थी गंधारी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र थे, तो प्रेमचंद्र क्या थे, तो प्रेमचंद्र एक कथाकार थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद्र की रचना है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है, तो पूष की जो रात है ये प्रेमचंद्र की ही रचना है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद की रचना है पूष की रात। सिपाही की माँ जो रचना है ये किसकी है, ये आपको पता होना चाहिए, तो मोहन राकेश की जो कि एकांकी है ये रचना है सिपाही की माँ मोहन राकेश की। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म कई बार तो बता ही चुके हैं, 23 सितंबर 1908 को हुआ था दिनकर जी का जन्म, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिनकर किस युग के कवि हैं, अब बताइए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, छायावादी भी दिया हुआ है, छायादोत्तर भी दिया हुआ है, तो क्या आप याद रखेंगे, आपको ऊपर बता चुके हैं छायादोत्तर युग के थे दिनकर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है संस्कृति की 4 अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृति की जो 4 अध्याय है ये रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। तो शुद्ध कविता की खोज जो है ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर पाठ जो है इसके लेखक अब बताने की इतनी जरूरत बची नहीं है, वैसे आपको पता चली गया हुआ रामधारी सिंह दिनकर है। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो ये भी बताने की बात नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर। उसने कहा था किसकी रचना है? तो ये चंद्रशर्मा गुलेरी की रचना है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तिरिश जो है ये उदय प्रकाश की रचना है। बार बार इसलिए बता रहे हैं, जैसे उसने कहा था तो कई बार बता ही चुके, लेकिन बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो और अच्छे तरीके से आपके दिमाग में घुस जाए, आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर में किसका गुण समन्वय है? तो अर्धनारीश्वर जो है इसमें नारी और पुरुष दोनों का जो गुण है वो समन्वय है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो प्रणभंग जो है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक है, जिसकी की रचना दिनकर जी पहली बार वर्ष 1929 में किए थे। पहली काव्य पुस्तक है, इसलिए डेट भी याद रखिएगा, वर्ष 1929। अगला क्वेश्चन है हमारा दिनकर जी की पहली कविता जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। छात्र सहोदर जो पत्रिका थी उसमें दिनकर जी की पहली कविता जो है वो प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी की पहला कविता जो थी पहली कविता ये कब प्रकाशित हुई थी? तो वर्ष 1925 में दिनकर जी की जो पहली कविता है वो प्रकाशित हुई थी, वर्ष 1925 में। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? दिनकर के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी जो है वो भावना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दे दिया है? तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये जैसे लाइन है और इससे पूछा जा रहा है कि इस लाइन को किस चैप्टर से लिया गया, और इसमें आपको सिर्फ बस इतना देख रहा है नर और नारी है, मतलब ये किस चैप्टर से लिया गया? ये लिया गया अर्धनारीश्वर पाठ से और उसके लेखक है दिनकर जी। आपको बस इतना समझ जाना इसी से। जैसे कि लाइन है हमारा पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तो क्या हो जाता है? देवता बन जाता है, और किंतु जब नारी नर का गुण सीख लेती है तो राक्षसी हो जाती है। ये कथन किसका? अच्छा ये लाइन नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कथन किसका है। तो ये जो कथन है प्रेमचंद का कथन है, और कई बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लाइन लिया गया है नर और नारी है, यानी कि लाइन लिया गया है अर्धनारीश्वर से और इसके लेखक तो दिनकर जी हैं, तो दिनकर जी का ही कथन होगा। लेकिन नहीं, ये कथन आपको याद रखना है, ये कथन है किसका? तो प्रेमचंद का, कि पुरुष जब नारी का गुण सीख लेती है तब वो देवता बन जाती है, और किंतु नारी नर का गुण सीख लेती है तो राक्षसी बन जाती है। ये किसका कथन है? तो प्रेमचंद का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है? तो ऊपर सबसे पहले आपको यही बताए थे, अर्धनारीश्वर एक निबंध है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट क्या होता है हमारा? तो यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 4। अब इस तक में से जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा चैप्टर 1 से लेकर के 4 के बीच से, उस सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इतना में से ही आपको देखने को मिल जाएगा, इस 125 क्वेश्चन में से ही। समझ गए? अब करते हैं अपने चैप्टर 5 को, और चैप्टर 5 होगा हमारा रोज। और रोज के लेखक कौन है? तो रोज जो है एक कहानी है जिसके लेखक है सचिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञ। रोज कहानी के बारे में थोड़ा सा आप अगर समझ लेंगे तो इससे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में आपको और ज़्यादा आसानी होगी। रोज कहानी बस आपको 1 मिनट में समझा देते हैं। रोज कहानी के जो लेखक है अज्ञ। तो रोज कहानी की नायिका है मालती, और मालती का क्या होता है? शादी हो जाता है, और लेखक जो है अज्ञ ये उसके शादी के 4 साल बाद उसके घर पर उससे मिलने के लिए जाते हैं। मालती के घर में बस 3 ही लोग हैं, मालती है, उसके पति है महेश्वर है। महेश्वर एक गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते हैं, यानी कि एक डॉक्टर है, और वो पहाड़ी इलाका में रहती है मालती, और उसके घर में एक उसका छोटा सा बच्चा है जिसका कि नाम है टिट्टी। तो लेखक जो जाते हैं अज्ञ मालती के घर में, उसके घर का जो परिवेश देखते हैं, जो माहौल देखते हैं, दिन भर मालती क्या करती है, काम करती है, कैसे वो रहती है, इसी माहौल का वर्णन करते हुए जो रोज कहानी है वो लिखते हैं लेखक अज्ञ। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी है रोज, जिसमें कि मालती का रोज का जो दिनचर्या है उसको बताया गया कि कैसे उसका जीवन कट रहा है। पहले मालती कैसी थी, कैसी चंचल थी, और अब कैसी हो गई है, बस यही सब लेखक इसमें लिखते हैं। समझ गए? अभी अगर ये समझ गए ना तो इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी।
तो चैप्टर 5 समझ गए, रोज है जो कि एक कहानी है, लेखक कौन है तो अज्ञे हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये इनका नाम से ही पूछा जाता है कई बार कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे। अब अज्ञे के बारे में देख लेते हैं। तो अज्ञे का जो जन्म है ये हुआ था 7 मार्च 1911 को, और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 4 अप्रैल 1987 को। जन्म स्थान इनका कहाँ पर है, इनका जन्म हुआ कहाँ पर था तो कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था अज्ञे का। इनका मूल निवास की बात करें, यानी कि ऐसा होता है ना कि कई लोगों का जन्म हो जाता है कहीं और वो रहने वाले होते हैं कहीं और के, जैसे कि चंद्र शर्मा गुलेरी जो है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था तो उनका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में, लेकिन वो रहने वाले थे कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के। वैसे ही जन्म स्थान जो है इनका अज्ञे का वो है कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये रहने वाले हैं करतरपुर पंजाब के, समझ गए। और इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम था वैंती देवी, याद रखिएगा अज्ञे के माता का नाम तो वैंती देवी इनके माता का नाम था, और इनके पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और ये किस वाद से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा अज्ञे जो है ये प्रयोगवाद से संबंधित है। तो चैप्टर 5 है हमारा रोज, जो कि एक कहानी है जिसके लेखक अज्ञे हैं, जिनका कि जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल 1987 को। जन्म स्थान है इनका कसैया कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इनका जो मूल निवास है वो करतरपुर पंजाब में है। इनकी माता का नाम है वैंती देवी, पिता का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और ये किस वाद से संबंधित है तो ये प्रयोगवाद से संबंधित है। इतना समझ गए। चलिए अब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो अज्ञे जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो कितनी नावों में कितनी बार के लिए प्राप्त हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है, अज्ञे जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों पर कितनी बार के लिए दिया गया था अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अज्ञे का जन्म, ये तो आपको ऊपर ही बता चुके हैं, अज्ञे का जन्म हुआ था 7 मार्च वर्ष 1911 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अज्ञे के पिता का नाम। अज्ञे के पिता का नाम क्या था तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री अज्ञे के पिता का नाम था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फणेश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है। तो याद कीजिए पहला चैप्टर जो करवा रहे थे ऑब्जेक्टिव, और उसका जो पहला क्वेश्चन करवाए थे उसी में आपको बता चुके हैं मेला आंचल फणेश्वर नाथ, मेला आंचल जो है फणेश्वर नाथ रेणु की पुस्तक का नाम है, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैगरिन क्या है। तो आपको बताए थे ना कि जो उस रोज कहानी है इसकी नायिका कौन है तो मालती है, और मालती के पति कौन है तो मालती के पति है महेश्वर, जो कि एक डॉक्टर है, और वो गैगरिन नामक एक बीमारी का इलाज करते हैं। यानी कि गैगरिन क्या हुई तो गैगरिन एक बीमारी हुई। और ये सेम क्वेश्चन आप लोगों से लघुतरीय में भी पूछा जा सकता है कि गैगरिन क्या है, लघुतरीय में पूछा जाएगा गैगरिन क्या है। तो आपको याद रखना है गैगरिन एक घाव, गैगरिन जो होता है एक प्रकार का घाव होता है जिसमें कि सड़न की प्रवृत्ति होती है, जो हमेशा सड़ता रहता है। ये होता कैसे है तो किसी विषैले जीव के काट लेने से होता है, या कोई विषैला कांटा चुभ जाता है उससे भी हो जाता है। और ये जिस भी अंग में हो जाता है उसे शरीर से काट कर अलग कर दिया जाता है, नहीं तो जो रोगी होता है जिसको ये गैगरिन नामक बीमारी होती है उसकी जान भी चली जाती है। तो सिंपल सा याद रखिएगा गैगरिन एक प्रकार का घाव होता है जो कि हमेशा सड़ता ही रहता है, और किसी विषैले जीव के काट लेने से ये घाव हो जाता है। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक अज्ञे की है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी पुस्तक अज्ञे की है। तो हरी घास पर क्षण भर जो पुस्तक है ये अज्ञे की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है। तो सिंपल सा, तिरिच कई बार आपको बता चुके हैं। तिरिच जो किसकी रचना है तो उदय प्रकाश की रचना है। अपने अपने अजनबी, भग्नदूत, एक बूंद सहसा उछली, ये तीनों जो है ये अज्ञे की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, अज्ञे की रचना तिरिच नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। तो रोज कहानी में अतिथि बनकर जो मालती के दूर के रिश्ते का भाई होता है वो आता है। यानी कि जो लेखक होते हैं ना ये मालती के दूर के रिश्ते के भाई लगते हैं, इसीलिए मालती के घर पर उसके शादी के 4 साल बाद उससे मिलने के लिए जाते हैं। समझ गए। तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई उससे अतिथि बनकर रोज कहानी में मिलने के लिए आता है। अगला क्वेश्चन है, रोज कहानी घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। अब ये क्वेश्चन का आंसर वही बता पाएगा जो कि बुक पढ़ा होगा, क्योंकि बुक में पढ़े होंगे तभी आपको पता चला होगा कि 11 बजे के साथ रोज कहानी का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। यानी कि रोज कहानी घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होती है तो 11 बजे के खड़कन के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो पल्लव, पल्लव जो है ये अज्ञे की कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितनी नावों पर कितनी बार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ गए कि कितनी नावों पर कितनी बार किसकी कृति है, क्योंकि इसके लिए अज्ञे को बता ही चुके हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। तो याद रखिएगा ये अज्ञे की कृति है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको डिटेल में बताए हैं।
अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति अज्ञे की है। फिर से वही क्वेश्चन, कौन सी कृति अज्ञे की है। ये नदी के द्वीप, ये तो उपन्यास आजकल भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इनका खास उपन्यास था नदी की द्वीप, जो कि लिखा गया था वर्ष 1952 में। डेट भी याद रखिएगा, नदी के द्वीप अज्ञे के द्वारा कब लिखी गई थी, तो याद रखिएगा वर्ष 1952 में लिखा गया था। बहुत ही अच्छा ये उपन्यास है नदी के द्वीप। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोज इनमें से क्या है। बताने की जरूरत ही नहीं है, रोज एक कहानी है, कई बार आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं। तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, तो अज्ञे हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। शेखर एक जीवनी जो है किस विधा की कृति है, तो ये एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अज्ञे की माँ का नाम क्या था। तो आपको ऊपर ही बता चुके हैं, वैंती देवी अज्ञे के माँ का नाम था और पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगला क्वेश्चन है रोज कहानी की नायिका। तो सबसे पहले यही बताए थे, रोज कहानी की नायिका मालती है। मालती के पति का नाम है महेश्वर, बच्चे का नाम है टिट्टी। इस सबको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो ये तो आपको ऊपर ही बता दिए थे, अज्ञे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कहानी में गैगरिन का उल्लेख किया गया। ये भी बता चुके हैं कि यहाँ पर रोजाना लिखा गया। तो रोजाना जो है ना, रोज कहानी का पुराना नाम जो था वो पहले गैगरिन था, फिर उसका यहाँ पर रोजाना लिखा है, रोज होगा। ये भी आपको याद रखिएगा कि जो उस रोज कहानी ना, इसका पुराना नाम पहले अज्ञे क्या रखे थे, तो गैगरिन रखे थे, लेकिन फिर बाद में बदल करके इसका नाम क्या रख दिए, तो रोज रख दिए थे। तो याद रखिएगा गैगरिन का उल्लेख रोज कहानी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है मालती किस कहानी की पात्रा है। ये भी आपको पता चल गया होगा कि रोज कहानी की पात्रा है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो जो लेखक रहते हैं ना, वही मालती से पूछते हैं कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो यानी कि ऑप्शन में इसका हो जाएगा ए, लेखक। अगला क्वेश्चन है हमारा, मालती के पति का नाम। ये भी आपको बता चुके हैं, मालती के पति का नाम महेश्वर रहता है, जो कि एक पेशे से डॉक्टर रहते हैं, गैगरिन नामक बीमारी का इलाज करते हैं। मालती के पति पेशे से क्या होते हैं, तो बता ही दिए, डॉक्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तार सप्तक के संपादक कौन है। तार सप्तक के संपादक कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे जो है ये तार सप्तक के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा और डी। और आपसे पूछा जा सकता है कि तार सप्तक का संपादन अज्ञे के द्वारा कब किया गया था। तो याद रखिएगा वर्ष 1943 में तार सप्तक का संपादन अज्ञे के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है अज्ञे किस वाद से संबंधित है। तो अज्ञे जो है ये प्रयोगवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि कितना याद रखना होगा, यानी कि कौन कब लिखे थे, क्या लिखे थे, ये सब भी आपको याद रखना होगा। लेकिन आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो नोट्स दे रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उस या सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसमें सारा कुछ आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसमें सारा कुछ ऑब्जेक्टिव के रूप में लिखा हुआ है। अगर उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो आपको PDF मिलेगा, तो उसके अलावा आपको कुछ भी और पढ़ने की, कोई भी बुक पढ़ने की, कोई भी गेस्ट पेपर, कोई भी क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गए। तो जो भी बच्चे अभी तक जो ऊपर जो नोट्स बताए आपको हिंदी और इंग्लिश का नहीं लिए, उसको आप लोग जरूर ले लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन को करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से अज्ञे का नाटक कौन सा है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है अज्ञे का नाटक कौन सा है। तो उत्तर प्रियदर्शी जो है ये अज्ञे के द्वारा रचित नाटक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गैगरिन इनमें से संबंध है। गैगरिन का संबंध किससे है, तो कई बार तो बता ही चुके हैं, गैगरिन एक प्रकार का घाव होता है, इनकी बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन है मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था। तो ऊपर आपको ये भी बता दिए थे, मालती और महेश्वर के बच्चे का नाम रहता है टिट्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि छोटा ही रहता है और हमेशा रोता रहता है। मालती उसको चुप भी नहीं कराती है। अगला क्वेश्चन है नदी के द्वीप किन की रचना है। तो बता ही चुके हैं आपको, नदी के जो द्वीप है ये 1952 में रचित थी, लिखी गई थी अज्ञे के द्वारा। ये एक उपन्यास है। समझ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ तक शायद कंप्लीट हो गया हमारा, और 153 नंबर क्वेश्चन और कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर 5। समझ गए। अब चैप्टर 5 इतना में से आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो इसके बाहर से नहीं पूछेगा, इसी में से पूछेगा। समझ गए। चलिए अब करते हैं अपने चैप्टर 6 को। और चैप्टर 6 क्या है, तो चैप्टर 6 जो है एक निबंध है, या फिर उसको पत्र लेखन भी कह सकते हैं। ये जो निबंध है लिखा किसके द्वारा गया था, तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। तो समझ गए, एक लेख और एक पत्र। ये निबंध है जो कि लिखा गया था भगत सिंह के द्वारा, और ये पत्र लिखे थे भगत सिंह जेल में से बैठ करके सुखदेव को। समझ गए। और भगत सिंह के बारे में थोड़ा आप देख लेते हैं। तो भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को, और इनकी शहादत हुई थी, उनको फांसी दी गई थी 10 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी हुई थी। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म हुआ था बग्गा चौक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच, जो कि वर्तमान समय में लाईपुर पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पर आपसे यहाँ पर क्या पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, बस एक चीज़ का यहाँ पर अलग कर देगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा भगत सिंह का जन्म
कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन में रहेगा बग्गा चौक नंबर 105, बग्गा चौक नंबर 104, बग्गा चौक नंबर 103 या बग्गा चौक नंबर 106। अब 4 में से एक चूज करना होगा। और आपको सब कुछ याद है कि बग्गा चौक पर हुआ था, गुगेरा ब्रांच था जो कि पाकिस्तान में है, लाईपुर में, लेकिन ये चौक नंबर क्या था 105, 4, 3 या 6 था, यही भूल गए, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। बग्गा चौक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच जो कि वर्तमान समय में लाईपुर पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर भगत सिंह का जन्म हुआ था। इनका जो पैतृक गांव था उसका नाम था खटक कला पंजाब। खटक कला पंजाब में भगत सिंह का जन्म हुआ था। माता का नाम था विद्यावती देवी और इनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। याद रखिएगा भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, तो सरदार किशन सिंह था। अब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं और इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो भगत सिंह है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, तो मतवाला पत्रिका जो थी ये कलकत्ता से निकलती थी, जिसका कि वर्तमान समय में नाम हो गया कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह प्रभावित थे, तो भगत सिंह किससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो भगत सिंह जो है कार्ल मार्क्स से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किसका लेख है, भगत सिंह नास्तिक थे, वो नास्तिक क्यों है इस पर वो लेख लिखे थे, आखिर वो नास्तिक है क्यों, तो ये जो लेख है किसका आखिर लेख होगा, तो आपको बता ही दिए भगत सिंह का लेख होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंदी जीवन किसकी कृति है, बंदी जीवन जो है सचिंद्रनाथ सन्याल की कृति है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर ऑप्शन में भगत सिंह रहे तो ऐसा नहीं कि आप भगत सिंह लिखते हैं, इसलिए याद रखिएगा सचिंद्रनाथ सन्याल की कृति है बंदी जीवन। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, वो शहीद कब हुए थे, तो बता चुके हैं 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, पाठ में संकलित। वैसे तो भगत सिंह इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है पाठ में संकलित पत्र के आधार पर बताना है, क्योंकि भगत सिंह तो बहुत सारे लोगों को पत्र लिखे होंगे, तो पाठ के संकलित आधार पर भगत सिंह जो है वो सुखदेव को पत्र लिखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे ये भगत सिंह के कौन थे, तो भाई थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे ये प्रताप नामक पत्र का संपादन करते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था, तो इनके द्वारा 8 अप्रैल वर्ष 1929 को बम फेंका गया था अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये तो आपको बता ही चुके हैं भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, तो आपको बता ही चुके हैं ये भी भगत सिंह है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो चौरा चौरी कांड जो है ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1922 में, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, तो प्रताप के संस्थापक और संपादक दोनों गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भगत सिंह का जन्म, तो भगत सिंह का जन्म भी आपको बता चुके हैं ऑलरेडी 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, तो भगत सिंह के चाचा का नाम था अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किनका लिखा हुआ है, तो विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध जो है ये लिखा हुआ है भगत सिंह के द्वारा ही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है, तो एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह के द्वारा सुखदेव को पत्र लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है, तो भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये सेम क्वेश्चन आप लोगों से लघु तरीये में भी पूछा जा सकता है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है और वे आत्महत्या को कायरता क्यों कहते, ये क्वेश्चन आपसे लघु तरीये में पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा भगत सिंह जो है वो देश सेवा के बदले दी गई जो फांसी होती है उसी को सुंदर मृत्यु कहते हैं, और भगत सिंह आत्महत्या को कायरता इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई आत्महत्या क्यों करेगा, तो थोड़ा सा कष्ट सहने के चलते, थोड़ा सा दुख सहने के चलते लोग क्या करते हैं आत्महत्या कर लेते हैं, जिससे कि वो अपना संपूर्ण जीवन पल भर में खो देते हैं। तो भगत सिंह कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति वही जिंदा रहता तो देश के लिए बहुत कुछ कर सकता था, इसलिए भगत सिंह जो है ये आत्महत्या को कायरता कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ये आपसे लघु तरीये में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की जो समस्या है ये भगत सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता और चाचा जो थे ये किसके सहयोगी थे? तो भगत सिंह के पिता और चाचा जो थे ये लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 6। अब चैप्टर 6 में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर चैप्टर 6 तक में से, तो इसी में से आपको पूछा जाएगा। ये जो 174 क्वेश्चन करवाए हैं इसी के बीच से। और अगला चैप्टर करते हैं, और अगला चैप्टर होना चाहिए हमारा जगदीश चंद्र माथुर का यात्रा वृत्तांत ओशदानीरा। और चैप्टर 7 है हमारा ओशदानीरा, जो कि आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा एक यात्रा वृत्तांत है जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। अब जगदीश चंद्र माथुर के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 14 मई 1978 को। इनका जो जन्म स्थान है वो है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जो इनका जन्म हुआ था शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम था लक्ष्मी नारायण माथुर, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इतना समझ गए। चैप्टर 7 है हमारा ओशदानीरा, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है जिसके की लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को, मृत्यु हुई थी 14 मई 1978 को। जन्म स्थान है इनका शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। पिता का नाम है लक्ष्मी नारायण माथुर। अब इस चैप्टर के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का, कौन सी कृति माथुर जी की है? तो कौन सी कृति जो है वो माथुर जी की है, जगदीश चंद्र माथुर का है? तो भोर का तारा। भोर का जो तारा है ये जगदीश चंद्र माथुर की ही कृति है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया? तो गांधी जी की जो झोपड़ी थी इसको किसने जला दिया था? तो एमन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह किसने दी थी? तो गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जो जगह है वो मठ के महंत ने दिया था। किसने दिया था? तो मठ के महंत ने गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? बोलते हुए क्षण जो है ये क्या है? तो याद रखना है बोलते हुए क्षण जो है एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओशदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, इस साल भी पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। ओशदानीरा जो है ये गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थारन शब्द जो है ये थार शब्द से विकसित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर जो इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई वर्ष 1917 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली महोत्सव का बीज रोपण किया था? तो वैशाली महोत्सव का जो बीज रोपण है किसके द्वारा किया गया था? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा वैशाली महोत्सव का बीज रोपण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ और इसमें से आपको बताना है कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। तो रेशमी टाई जो है ये माथुर जी की कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और आपसे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पूछा जा सकता है कि बंदी जो है ये कृति तो माथुर जी की है, लेकिन ये कब लिखी गई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 1954 में माथुर जी के द्वारा बंदी कृति को लिखा गया था, वर्ष 1954 में। ऑप्शन नंबर इसका वैसे इसका सी हो जाएगा। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो रेशमी टाई। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और ये मेरी बांसुरी कोणार्क, ये सभी किसकी कृति है? तो ये सभी जगदीश चंद्र माथुर की कृति है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव जो है इसका बीज रोपण किसके द्वारा किया गया था? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा ही इसका बीज रोपण किया गया था वैशाली महोत्सव का। अगला क्वेश्चन है, ओ मेरे सपने। ओ मेरे सपने जो है आखिर है क्या? तो एक नाटक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो आविर्भाव है ये 2500 वर्ष पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो राजा हरि सिंह देव जो है उनको गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओशदानीरा के लेखक कौन है? तो ओशदानीरा जो है इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क के नाटककार कौन है? तो कोणार्क के नाटककार कौन है? तो ऊपर ही आपको बता चुके हैं, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर। यहाँ पर कोणार्क क है, यहाँ पर कर्क होगा, ठीक है, कोणार्क। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 तस्वीर किसके के रचनाकार कौन है? तो 10 तस्वीर के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओशदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताले। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि ओशदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो गहरे और विशाल ताल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओशदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया? ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा कि ओशदानीरा निबंध जो है इसको बोलते हुए क्षण पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो गंडक नदी का जो जल है ये सदियों से चंचल रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सरैयामन ताल का जल कैसा है? तो सरैयामन ताल का जो जल है वो स्थिर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, इसको भी याद रखिएगा। ये जो पंक्ति है ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा ही लिखी गई है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगला क्वेश्चन है, रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा जो है ये भिथरवा के पास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम से किसने लिखी है? तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो कर्नाट वंश के राजा जो हरि सिंह थे इनको मुकाबला करना पड़ा था गयासुद्दीन तुगलक का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे? तो चंपारण में जो धांगर थे वो आए थे छोटा नागपुर से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 200 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी चंपारण में कब गए थे? तो 20 जून नहीं होगा, अप्रैल 1917 में। अप्रैल 1917 में गांधी जी जो थे वो राजकुमार शुक्ल की बुलावा पर चंपारण में गए थे। जो किसान थे उन पर शोषण किया जा रहा था जमींदारों और अंग्रेजों के द्वारा, उसी शोषण के विरुद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए गए थे गांधी जी, समझ गए। और अगला क्वेश्चन करते हैं। और 201 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तीन कठिया प्रथा का संबंध है? तो तीन कठिया प्रथा का जो संबंध है वो नील से है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो पंडई नदी जो है भीखंड थोड़ी तक जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बराज कहाँ बन रहा था? तो बराज जो था ये कहाँ पर बन रहा था? तो भैंसा लोटन में बन रहा था बराज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो आम्रपाली ने तथागत को आम्रवन सौंपा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ पे शरण दी थी? तो मठ के महंत ने गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे शरण दी थी, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओ शदानीरा शीर्षक निबंध किस विधा से संबंधित है? तो ये तो आपको बता ही चुके हैं कि ओ शदानीरा जो है ना एक यात्रा वृत्तांत है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में निबंध रहता है तो आप लोग निबंध भी लिख सकते हैं, क्योंकि यात्रा वृत्तांत इसलिए है कि जगदीश चंद्र माथुर जो है वो घूमे थे गंगा और उसके आसपास के क्षेत्र में, और जो कुछ भी देखे थे अपने यात्रा वृत्तांत के दौरान उसको एक निबंध के रूप में लिखे थे, इसलिए एक यात्रा वृत्तांत भी है ये ओ शदानीरा, और एक और निबंध भी है। आपके ऑप्शन में अगर दोनों रहे तो ऑप्शन सी लगा दीजिएगा, ए और बी दोनों, अगर कोई एक रहे तो याद रखना है यात्रा वृत्तांत या फिर निबंध आप लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 7, समझ गए। और जितना क्वेश्चन बता रहे हैं इसको बस आपको समझना है, और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं उस पीडीएफ को लेकर के आप लोगों को बार बार बस रिवीजन करते रहना है। इसके अलावा आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आपको इसके बाहर से हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा, जितना भी करवा रहे हैं और जितना आपको पीडीएफ में मिलेगा उसके बाहर से आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, समझ गए। और जब जो भी आपको करवा रहे हैं वो आप लोग जरूर अच्छे से समझ ही रहे होंगे, बस आपको पीडीएफ की जरूरत है जिससे कि आप लोग उसको बार बार रिवीजन कर सके। चाहे तो आप लोग वीडियो को भी बार बार देख सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा वीडियो को देखेंगे तो, लेकिन पीडीएफ में क्या रहेगा, क्वेश्चन जो भी आपको याद थोड़ा नहीं होगा उसको देख सकते हैं और उसको रिवीजन बार बार कर सकते हैं, जिससे एग्जाम में आप जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप लोग तुरंत उसको बना पाएंगे, समझ गए। तो अगला चैप्टर करते हैं, और चैप्टर 8 होना चाहिए हमारा, और मोहन राकेश के द्वारा रचित एकांकी जो कि है सिपाही की माँ। तो चैप्टर 8 है हमारा सिपाही की माँ, जो कि हमारा एक एकांकी है जिसके की लेखक है मोहन राकेश, समझ गए। अब मोहन राकेश के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो मोहन राकेश की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 3 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में। कहाँ पर हुई थी इनकी मृत्यु मोहन राकेश की? तो नई दिल्ली में 3 जनवरी 1972 को। जन्मस्थान कहाँ पर है इनका? तो झंडी वाली गली जो कि अमृतसर में, यहाँ पर जन्म हुआ था मोहन राकेश का। और इनके बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो याद रखना है मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, समझ गए। और इनके पिता का नाम था करमचंद गुगलानी, जो कि पेशे से एक वकील थे। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोहन राकेश के पिता करमचंद गुगलानी पेशे से क्या थे, वकील थे, डॉक्टर थे, व्यापारी थे, या इनमें से कोई नहीं थे? तो क्या आप लिखिएगा कि मोहन राकेश के जो पिता थे करमचंद गुगलानी वो पेशे से वकील थे, समझ गए। और मोहन राकेश किस काल के हैं? तो आधुनिक काल के हैं। इतना सब कुछ याद रखना है आपको मोहन राकेश के बारे में। चैप्टर 8 है हमारा सिपाही की माँ, जो कि एक एकांकी है जिसके लेखक मोहन राकेश हैं, जिनका कि जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था, मृत्यु हुई थी 3 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में। जन्मस्थान है इनका झंडी वाली गली अमृतसर में। इनके बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद ही रखना है। इनके पिता का नाम था श्री करमचंद गुगलानी, जो कि पेशे से एक वकील थे। और ये किस काल के हैं? तो ये आधुनिक काल के हैं।
अब इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन की बात करें तो पिछले 15 साल में ये क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 बार पूछा गया है। शायद ही ऐसा कोई साल होता है जिस साल की ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, हर एक साल ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इस साल की बात करें 2024 में जो एग्जाम हुआ था बोर्ड एग्जाम, उसमें जो साइंस आर्ट्स वालों का जो एग्जाम हुआ था उसमें इसी प्रश्न को 2 बार पूछ दिया था, मतलब एक ही प्रश्न को 2 बार पूछ दिया था। यानी कि ये प्रश्न अगर किसी को याद रहता और वो छोड़ के आ गया होगा तो सोचे उसका 2 नंबर वेस्ट हो गया होगा। तो क्वेश्चन है हमारा, सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से ली गई है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से सिपाही की मां एकांकी को लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है। तो थोड़ा इस चैप्टर के बारे में पहले समझ लीजिए, जैसे कि समझने में आपको इसका ऑब्जेक्टिव और आसानी होगी। तो चैप्टर जो है बता ही चुके हैं, सिपाही की मां जो कि एक एकांकी है, इसके लेखक मोहन राकेश है। इसमें क्या है, 2-3 पात्र हैं जो कि खास हैं। वैसे तो 5-7 पात्र हैं, लेकिन इसमें जो खास पात्र है वो आपको बता देते हैं। तो एक इस पात्र, इसका कहानी का जो मेन पात्र है वो मानक है। मानक की एक माँ है जिसका की नाम है बिस्नी। मानक की एक बहन भी है जिसका की नाम है मुन्नी। तो इसके घर में कुल मिलाकर के 3 सदस्य हैं। कमाने वाला घर में सिर्फ और सिर्फ एक मानक है। और मुन्नी जो है वो बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। उस पैसे की जरूरत है, ताकि पैसे रहे तो मुन्नी की शादी हो सके, समझ गए। और कमाने वाला इसके घर में केवल मानक ही है। तो बिस्नी जो है वो मानक को, जो युद्ध चल रहा है दूसरा विश्व युद्ध, उसमें भेजती है मानव को युद्ध पर, ताकि मानक जाएगा युद्ध पर, युद्ध में अपने लड़ेगा तो कुछ पैसा लेके आएगा घर, तो ताकि उससे घर भी चलेगा और मुन्नी की हाथ भी पीले कर सकेगा, यानी कि मुन्नी की शादी भी कर सकेगा। तो ये जो युद्ध पर चला जाता है मानक, ठीक है, तो जो मानक जो है युद्ध पर चला जाता है, तो ये जो लौट के नहीं आता है, मतलब कुछ दिन बाद लौट के आया होगा शायद, लेकिन बताया नहीं जाता इस पार्ट के लास्ट तक में भी। तो ये जो लौट के आने की राह देखती है कौन, तो बिस्नी और मुन्नी। उसी पर ये पार्ट को एकांकी को लिखा गया है कि क्या राह देखती है जब बिस्नी और मुन्नी, यानी कि उसकी बहन और उसकी माँ मानक की। तो क्या क्या सोचती है, मुन्नी सोचती है कि उसके भैया आएंगे तो उसके लिए तारों जैसे कुछ कड़ा लेके आएंगे, यानी कि हाथ में जो पहनने वाला कड़ा होता है। बिस्नी सोचती है कि मानक जल्दी से आएगा तो अपनी बहन की शादी करवा पाएगा, उसके हाथ पीले करवा पाएगा। यही सब सोचती रहती है, यानी किसी पर रिलेटेड ये चैप्टर लिखा गया, समझ गए। तो इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है। तो मुन्नी अपने भाई की चिट्ठी आने, यानी कि मानक की चिट्ठी आने की जो भविष्यवाणी है वो मंगलवार को करती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों को आगे डाल दूंगा। कौन कहता है, तो ये कहता है एक सिपाही। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। तो याद रखना है, इसमें गलत कुछ नहीं है, आपको तारों की मोती ही तारों की तरह चमकते हैं, यानी कि तारों किसी का नाम है और तारों मतलब जो तारा होता है, स्टार होता है, उसकी तरह चमकते हैं। किसके कड़ों की मोती तारों की तरह चमकते हैं, तो तारों की कड़ों की जो मोती है वो तारों की तरह चमकते हैं, यानी कि स्टार की तरह चमकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पाठ में यह उद्धरण आया या फिर किस पाठ से पंक्ति को लिया गया कि फौजी वहां लड़ने के लिए गया है, वह वहां से भाग नहीं सकती, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ये जो लाइन है, ये जो उद्धरण है, किस पाठ से लिया गया, तो सिपाही की मां एकांकी पाठ से इस उद्धरण को लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया। तो पहला जो क्वेश्चन देखे थे और ये जो क्वेश्चन देखे हैं, यही सेम दोनों क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन ये और एक पहला क्वेश्चन जो करवाए थे वो क्वेश्चन इस साल क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। ये दोनों क्वेश्चन है, इसलिए बोले कि एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया था कि सिपाही की मां एकांकी किस संग्रह से लिया गया, तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी और मानक की मां का नाम क्या है। तो मुन्नी का तो नाम समझ ही गए कि मुन्नी है, मानक का नाम क्या है तो आपको बता चुके हैं, बिस्नी नाम रहता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहां पर हो रही थी। लड़ाई कहां पर हो रही थी, जहां पर कि मानक गया था लड़ाई लड़ने के लिए। तो सिपाही की मां एकांकी के अनुसार जो लड़ाई थी वो हो रही थी वर्मा में। कहां पे, तो वर्मा में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है, तो बता ही चुके हैं, सिपाही की मां। फिर से एक बार देख लेते हैं। रोज के लेखक तो याद रखना आगे, जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि, शिक्षा के लेखक तो शिक्षा के लेखक जे कृष्णमूर्ति हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की मां कौन है। तो सिपाही की मां जो है वो विष्णुदेव है, विष्णुदेई है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि विष्णु, सिंपल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन रहती है। तो आपको विष्णु के बारे में बता दिए कि मानक की मां का नाम है, मुन्नी के बारे में बता दिए, लेकिन ये कुंती कौन रहती है। तो कुंती जो है ना, ये सिपाही की मां एकांकी में जो विष्णु रहती है या फिर मानक है, उसकी पड़ोसी का नाम कुंती रहता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो पड़ोसन रहती है कुंती। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रवेश क्या होता है। रवेश जो है ये क्या होता है, तो मोटे सूत की बनी हुई चादर होता है रवेश। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके करों की मोती, ये तो बता ही चुके हैं, किसके करों की मोती तारों की तरह चमकते हैं। तो तारों की करों की मोती जो है वो तारों की तरह यानी कि स्टार की तरह चमकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश के बचपन का नाम, ऊपर कई बार आपको बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, मदन मोहन मुगलानी मोहन राकेश के बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी कौन थी। मुन्नी कौन थी, कई बार बता चुके हैं, मानक की जो है बहन रहती है, बिस्नी की बेटी रहती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर अगर आता मानक की बहन तो आप लोग मानक की बहन टिक लगा देते। अगला क्वेश्चन है, रंगून कहाँ है। रंगून कहाँ है, तो रंगून जो है ये बड़वा में स्थित है। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा क्यों जा रहा है, क्योंकि बड़वा में ही युद्ध हो रहा है, इसलिए पूछा जा रहा है कि रंगून कहाँ है। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है। तो मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह जो है वो आषाढ़ का एक दिन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस नाटक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस ये नाटक है। मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन, समझ गए। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। बहुत सारे लोग तो आषाढ़ के एक दिन जो नाटक है इसी को पढ़ करके मोहन राकेश के बारे में जानते हैं। मोहन राकेश का सबसे ज़्यादा फेमस कोई अगर नाटक है तो यही है, आषाढ़ का एक दिन। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसन कौन है। तो ऊपर बता चुके हैं आप लोग को, बिस्नी की पड़ोसन का नाम रहता है कुंती। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। ऊपर ही आपको ये भी बता चुके हैं, मोहन राकेश का जन्म होता है 8 जनवरी वर्ष 1925 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है। मोहन राकेश की कृति कौन सी है, 4 ऑप्शन में सबको बताना है। तो जानवर, और जानवर जो है ये मोहन राकेश की कृति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। अब बताना है आप लोगों को कि मोहन राकेश की कृति कौन सी नहीं है। तो इतिहास और आलोचना, इतिहास और आलोचना जो है ये मोहन राकेश की कृति नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे में, आधे अधूरे, ये तीनों जो है ये मोहन राकेश की कृति है। और अगला प्रश्न है हमारा, सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु जो है ये किस वर्ग की कथा वस्तु है। तो निम्न मध्यम वर्ग की। यहाँ पर निम्न वर्ग भी है तो निम्न वर्ग नहीं लगाना है, निम्न मध्यम वर्ग, यानी कि सिंपल याद रखिएगा, मिडिल क्लास वर्ग की कहानी है ये। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल क्लास वर्ग की। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। तो सिपाही की माँ एकांकी में जो बिस्नी रहती है, मानक की माँ, वो चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी सूत काटती दिखाई देती है। यहाँ पर काटती होगा, काटती दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, या लेखक की माँ के रचनाकार कौन है। अच्छा, ये सिर्फ पूछ रहा है कि सिपाही की माँ के लेखक कौन है। तो मोहन राकेश है, बता ही चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 8। अब चैप्टर 9 के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और चैप्टर 9 होना चाहिए हमारा नामवर सिंह के द्वारा लिखा हुआ प्रगीत और समाज, जो कि एक निबंध है। तो बता दिया आपको चैप्टर 9 क्या है। तो चैप्टर 9 है हमारा प्रगीत और समाज, जो कि है क्या, तो जो एक निबंध है प्रगीत और समाज, जिसके कि लेखक कौन है, तो नामवर सिंह है। नामवर सिंह की बात करें, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को। इनकी मृत्यु हुई थी 19 फरवरी 2019 को, यानी कि कुछ दिन पहले ही। और इनका जन्म स्थान है जीयनपुर, वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनकी माता का नाम है वागेश्वरी देवी और इनके पिता का नाम है नांगर सिंह। और इनके पिता जो थे पेशे से एक शिक्षक थे। तो इतना कुछ आपको याद रखना है नामवर सिंह के बारे में, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। चैप्टर 9 है हमारा प्रगीत और समाज, जो कि एक निबंध है, लेखक है नामवर सिंह। नामवर सिंह की जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को। इनकी मृत्यु हुई थी 19 फरवरी 2019 में ही। जन्म स्थान है इनका जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। और इनकी माता का नाम है वागेश्वरी देवी, पिता का नाम है नांगर सिंह। लेकिन पिता के नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका पेशा। आपसे पूछा जाएगा कि नामवर सिंह के पिता नांगर सिंह पेशे से क्या थे, तो याद रखिएगा पेशे से वे एक शिक्षक थे। अब इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है हमारा, बाज की डाढ़ में यानी कि दाढ़ी में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है। तो तय तो यही था कविता की यह पंक्ति है कि बाज की दाढ़ी में आदमी का खून लग चुका है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं तुम लोगों से दूर हूँ किस कविता की पंक्ति है। तो मुक्तिबोध की पंक्ति है। यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, यह किस कविता की जो पंक्ति है उसके रचनाकार कौन है। तो मुक्तिबोध है, गजानन नवादा मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन है हमारा, नामवर सिंह का जन्म, तो बता ही चुके हैं नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है नामवर सिंह की पुस्तक कौन सी है। तो पृथ्वीराजों की भाषा, ये नामवर सिंह की कृति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। अब 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। तो 30 जो है ये उदय प्रकाश की है कहानी, इसलिए ये नहीं होगा नामवर सिंह का। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन वही आपसे पूछ रहा है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, तो 30।
बलगम खुद, इतिहास और आलोचना, दूसरी परंपरा की खोज, ये सभी जो है एक किसकी कृति है, तो नामवर सिंह की कृति है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। बहुत ही अच्छी कविता है ये कि राम की शक्ति पूजा, ये निराला की कविता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। तो बाल कृष्ण भट्ट आपको पता है बातचीत के लेखक है। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक हैं। नामवर सिंह जो है वो प्रगीत और समाज के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उदय प्रकाश तिरिच पाठ के लेखक हैं। नामवर सिंह के द्वारा लिखित प्रगीत और समाज आखिर है क्या। ऊपर ही आपको बता चुके हैं नामवर सिंह के द्वारा लिखित प्रगीत और समाज जो एक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि हैं। प्रलय के छाया के कवि कौन है। तो प्रलय के छाया के कवि जो है वो जयशंकर प्रसाद हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा तुलसीदास के रचयिता कौन है। तुलसीदास के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला का पूरा नाम भी याद रखना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। तो नामवर सिंह जो प्रधान संपादक थे, ये आलोचना जो कि त्रैमासिक पत्रिका थी, इसके प्रधान संपादक थे नामवर सिंह आलोचना के। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। त्रैमासिक मतलब 3 महीने पर ये पत्रिका निकलती थी, इसीलिए इसका नाम था त्रैमासिक। अगला क्वेश्चन है कामयानी के कवि। कामयानी तो आपको पता ही होना चाहिए कि कामयानी के कवि कौन है, लेखक कौन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है। कामयानी के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, जो कि शॉर्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिरिक का पर्याय क्या होता है। लिरिक का पर्यायवाची क्या होता है, पर्याय क्या होता है, तो प्रगीत होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए कि प्रगीत और समाज निबंध को किस निबंध संग्रह से लिया गया। तो वाद विवाद संवाद निबंध संग्रह से प्रगीत और समाज निबंध को लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक की ये पंक्ति है। तो प्रगीत और समाज शीर्षक की ये पंक्ति है कि चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यथार्थ किस लेन देन का नाम ही संसार है, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पंक्ति है ये मलियज के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको पता चल ही गया होगा कि प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह है। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह का जन्म, आपको बता चुके हैं नामवर सिंह का जन्म हुआ था जीयनपुर वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि नामवर सिंह का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन तो है ही नहीं, यानी कि यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर 9। चैप्टर 9 यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब आते हैं चैप्टर 10 पे, और चैप्टर 10 है हमारा जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इससे हर एक साल 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, एक लघु उत्तरीय भी पूछा जाता है, और इससे इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे दीर्घोत्तरीय भी पूछा जा सकता है। इससे 100% व्याख्या वाला भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि चैप्टर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था गद्यखंड का, वैसे ये भी चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से इसको भी आपको समझना है और याद रखना है। तो इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो ये आपको बता दें, इस चैप्टर का नाम है जूठन, जो कि आत्मकथा है। और आत्मकथा किसकी है, तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की ही आत्मकथा है। और इस आत्मकथा के लेखक भी कौन है, तो ये खुद ओम प्रकाश वाल्मीकि ही है। समझ गए। जैसे कि इंग्लिश में जो आपका पहला चैप्टर है, वो जो इंग्लिश का जो आपका बुक है उसका जो पहला चैप्टर है, उसके जो लेखक है गांधी जी। तो गांधी जी की जो आत्मकथा है वो आपको याद रखना है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो लेखक है गांधी जी, उसमें आपको एक लाइन पॉइंट होगा, जो आप पहला पेज पढ़िएगा उसमें एक पॉइंट होगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि आत्मकथा है महात्मा गांधी की। सेम उसी तरह से ये आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन। समझ गए ना, वो भी याद रखिएगा। चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, राइटर कौन है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी है। जो कि किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो महात्मा गांधी की है। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था 30 जून 1950 को, और इनका मृत्यु हुआ था 17 नवंबर 2013 को। जन्म स्थान है इनका बड़ला मुजफ्फरनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके माता का नाम है मुकुंदी देवी और इनके पिता का नाम है छोटन लाल। इतना कुछ आपको याद रखना है किसके बारे में, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में। चैप्टर 10 है हमारा जूठन, जो कि एक आत्मकथा है। लेखक है इसके ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 30 जून 1950 को, मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 2013 को। जन्म स्थान है इनका बड़ला मुजफ्फरनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। माता का नाम है मुकुंदी देवी और इनके पिता का नाम है छोटन लाल।
तो अब इस चैप्टर के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं और पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा है जो कि सबको पता होगा, जूठन के रचनाकार कौन से हैं। तो अभी जो 9 चैप्टर करवाए हैं उसमें कम से कम 5 बार तो आपको बता चुके हैं कि जूठन के जो लेखक हैं वो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन करते हैं और एक सेकंड, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वो मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगावे, यह किसका कथन था। तो इस जो चैप्टर है आत्मकथा, इसमें क्या होता है कि जो लेखक एक दिन स्कूल जाते हैं ना, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो उनके स्कूल का जो मास्टर रहता है, हेड मास्टर, उनको वो कहता है कि तुम जाओ, तुम्हें क्लास में जाने की कोई जरूरत नहीं, झाड़ू थमा देता है और बोलता है कि जाओ तुम पूरा पहले जितना भी बरामदा है सबको साफ करो, फिर बोलता है पूरा जो ग्राउंड है उसको साफ करो, यानी उसे झाड़ू लगवाता है, क्लास में आने ही नहीं देता है। ये सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि जो दलित समाज से रहते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसी कारण से। तो जो एक दिन वो लेखक क्या करते हैं, झाड़ू लगाते रहते हैं, तो जो लेखक के पिताजी हैं वो किसी काम से रास्ते से जाते रहते हैं, तो वो देख लेते हैं लेखक को झाड़ू लगाते हुए, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कौन है वो मास्टर जो कि मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। तो ये कौन बोलते हैं, तो लेखक के पिताजी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही बच्चे इसमें फंसते हैं, क्यों फंसते हैं वो भी आपको बताते हैं। स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम, लेकिन आपके ऑप्शन में क्या रहेगा, तो कालीराम भी रहेगा, कलीराम भी रहेगा, कालीराम भी रहेगा, कालू राम भी रहेगा, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा अच्छे से, स्कूल के हेडमास्टर का नाम था, यानी कि जो लेखक जिस स्कूल में पढ़ते थे बचपन में, उनके स्कूल का नाम, स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम। ऑप्शन में रहेगा कालू राम भी और कालीराम भी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कलीराम याद रखना, कली से कलीराम। अगला क्वेश्चन है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था, तो बता चुके हैं 30 जून 1950 को लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सलाम कहानी के संग्रह के कहानीकार कौन है। तो सलाम कहानी के संग्रह के कहानीकार जो है वो जयशंकर प्रसाद हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना बताने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको कई बार बता ही चुके हैं, जूठन है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसने कहा था, चंद्रशेखर गुलेरी, प्रगीत और समाज, नामवर सिंह, रोज अज्ञे। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र, यहाँ पर सरेंद्र नहीं होगा, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। सुरेंद्र सिंह जो था ये सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था, यहाँ पर सरेंद्र लिखा है लेकिन यहाँ पर होगा सुरेंद्र। सुरेंद्र सिंह जो था ये सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। अगला क्वेश्चन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूठन क्या है। तो जूठन जो है एक आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जूठन में चित्रण हुआ है, तो जूठन में किस चीज का चित्रण किया गया है। तो जूठन में जो सामाजिक विषमता फैली हुई है वो किस तरह किया, इसी का चित्रण किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। जूठन में चित्रण किया गया सामाजिक विषमता का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी, यानी कि आत्मकथा लेखक यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो माँ थी वो किसके यहाँ काम करती थी। तो ब्रह्मदेव सिंह त्यागी के घर पर, यहाँ तगा लिखा है लेकिन आपको होगा त्यागी, ब्रह्मदेव सिंह त्यागी के घर पर ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो माँ थी वो बर्तन उर्तन धोने का, यानी कि जो नौकरानी का काम होता है वो करती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा जो है मेघदूत नामक नाट्यशाला की स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। किसकी जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे वो किस नाट्यशाला की स्थापना किए थे, तो याद रखिएगा मेघदूत नामक नाट्यशाला की, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ पर स्थापित है। ये तो समझ गए कि यह स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा, लेकिन ये स्थापित कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में स्थापित है मेघदूत नामक नाट्यशाला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। तो दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूठन किस चेतना की रचना है। जूठन जो है ये किस चेतना की रचना है, जूठन क्या है, तो जूठन जो है राजनीतिक चेतना की रचना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है। अब और नहीं ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये कैसी कृति है, यानी कि क्या है, तो कविता है। अब और नहीं एक कविता है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूठन किस विधा में लिखा गया। ये तो आपको बताने की अब जरूरत भी नहीं है, सबको पता है, आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और शायद यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर 10 भी। अब चैप्टर 10 खत्म हो चुका है, अब आते हैं अपने चैप्टर 11वां पर। और चैप्टर 11 हमारा हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि क्या है, तो डायरी है। मुझे जिसके के लेखक कौन है, तो मलियज है। मलियज जो अपना जो लोग रोज डायरी लिखते हैं तो वही डायरी लिखते थे मलियज, डायरी का कुछ अंश जो है उस चैप्टर में ऐड कर दिया गया। तो सिंपल सा है,
हंसते हो मेरा अकेलापन क्या है, तो डायरी है, डायरी लेखन है। इसके लेखक कौन है, तो मलियज है। मलियज के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो मलियज का जन्म हुआ था 1935 में। डेट नहीं दिया हुआ है आपके बुक में भी कि कब हुआ था, सिर्फ 1935 लिखा हुआ है। तो इतना ही आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में भी बस इतना ही पूछा जाएगा। एनसीईआरटी का जो बुक होता है, जो बोर्ड की तरफ से रिलीज होता है, उसमें बस 1935 ही लिखा हुआ है, डेट नहीं लिखा हुआ है। जैसे मृत्यु का डेट लिखा हुआ है 26 अप्रैल 1982। इनका जन्मस्थान की बात करें तो मलियज का जन्मस्थान है, जन्म हुआ था महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। इनकी माता का नाम था प्रभावती देवी और इनके पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा। इनका मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मलियज का मूल नाम क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव नाम था। इतना बस आपको याद रखना है मलियज के बारे में। तो चैप्टर 11 है हमारा हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि एक डायरी है जिसके के लेखक है मलियज। मलियज की जन्म की बात करें तो मलियज का जन्म हुआ था वर्ष 1935 में। मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल वर्ष 1982 को। इनका जन्मस्थान है महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। इनकी माता का नाम है प्रभावती देवी और इनके पिता का नाम है त्रिलोकीनाथ वर्मा। इनका मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव। समझ गए। अब चलिए इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा कि मलियज की रचना नहीं है। मलियज का रचना कौन नहीं है, वही आप उसी से शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी जो तीनों जो है ये मलियज की ही रचना है। न आने वाला कल, सदियों का संताप, उसके बाद क्या बलकम खुद, ये तीनों किसकी रचना है, तो ये मलियज की ही रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा कहाँ हो सकती है। तो सुरक्षा जो है ये चुनौतियों को झेलने में ही हो सकती है, यानी कि घर के भीतर रहने में होगी सुरक्षा, चुनौतियों को झेलने में ही सुरक्षा हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। तो रचने और भोगने का जो रिश्ता होता है ये द्वंद्वात्मक प्रभाव का रिश्ता होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो मलियज है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मलियज का जन्म। तो मलियज का जो जन्म है ये वर्ष 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मलियज का मूल नाम क्या था। तो मलियज का जो मूल नाम है वो था भरत जी श्रीवास्तव। ये आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रचना मलियज की है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी रचना मलियज की है। तो कविता के साक्षात्कार जो रचना है ये मलियज की ही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना मलियज की नहीं है। कौन सी रचना मलियज की नहीं है, तो सुनो राधिका जो है मलियज की रचना नहीं है। जख्म पर धूल जो कि लिखी गई थी मलियज के द्वारा वर्ष 1971 में, ये मलियज की रचना है। उसके बाद है संवाद और एकाल्प जो कि मलियज के द्वारा वर्ष 1984 में लिखी गई थी। उसके बाद एक सेकंड आपको अच्छे से लिख दें, जख्म पर धूल जो कि मलियज की रचना है और ये लिखी गई थी वर्ष 1971 में। उसके बाद संवाद और एकाल्प जो कि मलियज की रचना है और लिखी गई थी वर्ष 1984 में। रामचंद्र शुक्ल ये भी मलियज की रचना है जो कि लिखी गई थी मलियज के द्वारा वर्ष 1987 में। सबको अच्छे से याद रखिएगा, समझ गया। और उसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको बताने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि पीडीएफ आप लीजिएगा तो पीडीएफ में आपको सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन था मलियज की रचना कौन सी नहीं है, तो सुनो राधिका मलियज की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कविता संग्रह है। तो कविता संग्रह क्या है, चार ऑप्शन में से क्या कविता संग्रह है। तो जख्म पर जो धूल है ये कविता संग्रह है जो कि मलियज के द्वारा वर्ष 1971 में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है, यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है। तो ऊपर ही आपको बता चुके हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है डायरी विधा है। अगला क्वेश्चन है हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और वह भोगता है। यह जो कथन है ये कथन किसका है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता और भोगता है, यह कथन किसका है, तो ये कथन है मलियज का ही। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यथार्थ किस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पंक्ति है ये मलियज के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा क्या, तो चैप्टर 11 भी अब कंप्लीट ही हो गया। बस आपका बचा हुआ है बस 2 और चैप्टर गद्यखंड में। तो चैप्टर 12 देखते हैं। तो चैप्टर 12 है हमारा तिरिच। अब तिरिच क्या है, तो भाई तिरिच क्या है, तो तिरिच एक कहानी है। इस कहानी के लेखक कौन है, तो इस कहानी के लेखक है उदय प्रकाश। अब थोड़ा बहुत किसके बारे में देख लेंगे, सबको आप पता होगा, इतना करवा चुके हैं, तो उदय प्रकाश के बारे में देख लेंगे। तो उदय प्रकाश का जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 को। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान है सीतापुर अनूपपुर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इनके माता का नाम है गंगा देवी और इनके पिता का नाम है प्रेम कुमार सिंह। और जो भी बच्चे इस कहानी को अभी तक नहीं पढ़े उनको कहानी 2 कहानी आपको सजेस्ट करेंगे पढ़ने के लिए गद्यखंड में। अगर आपका एग्जाम खत्म भी हो जाता है फिर भी आप 2 कहानी को पढ़िएगा कहानी के तौर पर। एक कहानी का नाम है उसने कहा था कहानी और एक कहानी का नाम है उदय प्रकाश। अब उदय प्रकाश के द्वारा लिखी हुई तिरिच कहानी, दोनों को आप लोग जरूर पढ़िएगा। बुक में कोई और चैप्टर पढ़े या ना पढ़े, लेकिन इसको बस आपको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, इसको समझने के लिए, बस आपको समझने के लिए बोल रहे हैं, पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि कुछ आपको याद करना है, इससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएगा इंपॉर्टेंट है इसलिए बोले, बस ऐसे ही आपको पढ़ने के लिए बोले। इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा।
तो समझ गए आप लोग कि चैप्टर 12 जो था हमारा वो था तिरिच, जो कि एक कहानी है जिसके लेखक है उदय प्रकाश, जिनका के जन्म है 1 जनवरी 1952 को हुआ था। इनका जन्म स्थान है सीतापुर अनूपपुर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इनकी माता का नाम था गंगा देवी, पिता का नाम था प्रेम कुमार सिंह। अब इस चैप्टर के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा है, जो कि अभी तक 11 चैप्टर जो करवाए हैं, 11 चैप्टर में कम से कम 8-9 बार बता चुके हैं कि तिरिच के रचनाकार कौन है, तो उदय प्रकाश हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या रहता है, यानी कि तिरिच कहानी के जो लेखक है उदय प्रकाश, उनके पिताजी का नाम क्या रहता है, तो उनके पिताजी का नाम रहता है राम स्वारथ प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने के लिए जंगल में किसके साथ गया था, तो कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने के लिए जंगल में जो है थानू के साथ गया था। अब ये तिरिच होता क्या है, अब लाश का बात आ गया तो सबके मन में होगा, जो कहानी नहीं पढ़े होंगे, कि आखिर ये तिरिच होता क्या है। तो तिरिच क्या होता है, एक छिपकली प्रजाति का ही लिजार्ड होता है, जिसको कि शहर में लोग लिजार्ड के नाम से जानते हैं और गांव में लोग उसको विषखापड़ के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही जहरीला होता है और जंगल में ही अक्सर पाया जाता है। तो कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने के लिए किसके साथ जंगल में गया था, तो थानू के साथ ही गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में 4 से 5 बार पिछले 6 से 7 साल में पूछा गया कि पंडित राम अवतार क्या थे, तो पंडित राम अवतार ज्योतिष भी थे और वैद्य भी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों थे, ज्योतिष और वैद्य दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिरिच कहानी के कहानीकार हैं, तो बताने की कोई जरूरत बची नहीं है इतने के बाद कि उदय प्रकाश हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है, तो पीली छतरी वाली लड़की, ये किसकी कृति है, तो ये पीली छतरी वाली लड़की जो है उदय प्रकाश की कृति है। पॉल गोमरा का स्कूटर, ये भी किसकी कृति है, तो उदय प्रकाश की कृति है। उसके बाद क्या है, टूटा हुआ पुल, नहीं, ये कृति उदय प्रकाश की नहीं है। और अंत में प्रार्थना, ये भी किसकी कृति है, तो ये भी और अंत में प्रार्थना जो है उदय प्रकाश की कृति है। लेकिन टूटा हुआ प्रार्थना जो टूटा हुआ पुल जो है, ये जो है उदय प्रकाश की कृति नहीं है। और वही क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जा रहा है कि उदय प्रकाश की कृति कौन सी नहीं है, तो टूटा हुआ पुल, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरिच कैसी कहानी है, तिरिच जो है किस तरह की कहानी है, तो तिरिच आपको याद रखना है प्रतीकात्मक कहानी है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिताजी की मृत्यु कैसी होती है, तिरिच पाठ में लेखक के पिताजी की मृत्यु कैसी होती है, तो मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण, यानी कि मानसिक सदमा और बहुत ज़्यादा खून उनका बह जाता है, इस कारण से इनकी पिताजी की लेखक के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए आपको बोले कि इस चैप्टर को जरूर आप लोग पढ़िएगा, उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई जो चैप्टर है कहानी है तिरिच, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, जो भी बच्चे अभी तक इसको नहीं पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उदय प्रकाश का जन्म, तो उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 को, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, तो दरियाई घोड़ा जो है ये उदय प्रकाश की ही कृति है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरिच के लेखक कौन है, कई बार आपको बता चुके हैं उदय प्रकाश हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरिच क्या होता है, तो आपको बता चुके हैं ऊपर कि जहरीला लिजार्ड बोल सकते हैं या गाँव घर में उसको विषखापड़ भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति, यानी कि अरेवा परेवा जो है एक कविता है, कहानी है या उपन्यास है, क्या है, तो अरेवा परेवा जो है उदय प्रकाश की कहानी संग्रह, यानी कि अरेवा परेवा क्या है, तो कहानी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसके लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश हैं। कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत थी या किसने बतलाया था, तो कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत थी, ये कहानीकार को कहानीकार की माँ ने बताया था, यानी कि लेखक की माँ ने बताया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है, तो तिरिच जो है इसको कैसी कहानी माना जाता है ना, तो ऑप्शन में क्या क्या, आदर्शवादी कहानी, आदर्शमुख कहानी, जादुई यथार्थ की कहानी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जादुई यथार्थ की कहानी माना जाता है तिरिच को, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, तिरिच कहानी में केंद्रीय घटना का संबंध किससे है, तो तिरिच कहानी में केंद्रीय घटना का जो संबंध है वो कहानीकार के पिता से है, यानी कि लेखक के पिताजी के साथ कैसी कैसी घटना घटती है जब वो शहर जाते हैं, तो वही सब इस चैप्टर में बतलाया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिरिच किस प्रकार की रचना है, तो तिरिच जो है आधुनिक त्रासदी कहानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तिरिच किस प्रकार की रचना है, तो याद रखिएगा आधुनिक त्रासदी कहानी है तिरिच, समझिए, ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा क्या, तो चैप्टर 12 कंप्लीट हो जाता है। अब बस गद्य खंड का बच गया कौन सा चैप्टर, तो चैप्टर लास्ट चैप्टर जो कि 13 है हमारा, तो चलिए चैप्टर 13 को देख लेते हैं। चैप्टर 13 हमारा है शिक्षा।
शिक्षा के लेखक कौन होंगे? तो जे कृष्णमूर्ति हैं। शिक्षा है क्या? तो शिक्षा शास्त्र है, यानी कि उसे एक निबंध भी आप लोग बोल सकते हैं। शिक्षा शास्त्र इसे लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप निबंध भी बोल सकते हैं। ऑप्शन में आकर आपका निबंध रहेगा तो आप लोग निबंध में टिक लगाएंगे, लेकिन अगर शिक्षा शास्त्र लिखा रहेगा फिर तो कोई बात ही नहीं है, शिक्षा शास्त्र में ही आप लोग टिक लगाएंगे। तो चैप्टर 13 है हमारा शिक्षा, जो कि एक निबंध है या फिर शिक्षा शास्त्र है, जिसके लेखक जे कृष्णमूर्ति हैं। जे कृष्णमूर्ति की बात करें तो इनके जीवन परिचय से बहुत सारा, यानी कि 1 या 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था 12 मई 1895 को, मृत्यु हुई थी 17 फरवरी 1986 को। 17 फरवरी 1986 को उजई कैलिफोर्निया में जे कृष्णमूर्ति की मृत्यु हुई थी। जन्मस्थान है इनका मदनपल्ली चित्तूर, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इनका पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति और इनकी माता का नाम था सजीवम्मा। इनके पिता का नाम था नारायण जिद्दू और 10 वर्ष की आयु में ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। स्कूल में शिक्षकों से और घर पर पिता के द्वारा ये बहुत ही ज़्यादा पीटे गए थे, मारे गए थे। बचपन से ये विलक्षण और मानसिक अनुभव के व्यक्ति थे। और याद रखिएगा, इनकी जब ये कितने वर्ष के थे उस समय इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, तो वो केवल 10 वर्ष के थे। समझ गए? एक बार फिर से देख लीजिए। चैप्टर 13 है हमारा शिक्षा, जो कि एक शिक्षा शास्त्र है, जिसके लेखक जे कृष्णमूर्ति हैं, जिनका कि जन्म 12 मई 1895 को हुआ था। मृत्यु हुई थी 17 फरवरी 1986 को उजई कैलिफोर्निया में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके याद रखिएगा। जन्मस्थान है इनका मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में। पूरा नाम है इनका जिद्दू कृष्णमूर्ति, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिता का नाम माता का नाम है सजीवम्मा और पिता का नाम है नारायण जिद्दू। जब ये 10 वर्ष की अवस्था में थे उसी समय इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। घर पर पिता के द्वारा, स्कूल में टीचर के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा ये बहुत ज़्यादा पिटाई खा चुके विद्यार्थी थे। समझ गए? और बचपन से विलक्षण, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होशियार बच्चे थे। अब लास्ट चैप्टर के पहले ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, जे कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो शिक्षा है जे कृष्णमूर्ति की रचना। रोज पाठ के लेखक अज्ञा है। बातचीत पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? तो संपूर्ण क्रांति के लेखक है लोकनायक के नाम से जो जाने जाते हैं, आप लोगों को कई बार बता चुके हैं, जयप्रकाश नारायण है। समझ गए? याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? तो लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक होता है? तो बचपन में जो है स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी का क्या अर्थ है? जिंदगी का आखिर अर्थ क्या है? तो जिंदगी का अर्थ है सत्य की खोज करना। पाठ के अनुसार बताना है, आपके अनुसार नहीं बताना है। तो जिंदगी का अर्थ है सत्य की खोज करना। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेमों को कौन नष्ट कर सकता है? तो उसकी जो भय है, मानव का जो भय होता है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव का जो भय होता है वही उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को नष्ट कर सकता है। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 300 नंबर क्वेश्चन। 301 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो 301 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किसकी ओर अग्रसर है? तो जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व जो है वो नाश की ओर अग्रसर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म है वो हुआ था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चित्तूर आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ था। मदनपल्ली चित्तूर जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर जन्म हुआ था जे कृष्णमूर्ति का। अगला क्वेश्चन है, माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? ऊपर बता चुके हैं 10 वर्ष के थे उस समय जिस समय जे कृष्णमूर्ति की माता की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? तो ऊपर आपको ऑलरेडी बता चुके, एक स्वभाषण भी बोल सकते हैं या निबंध भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए निबंध। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? तो मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? तो जहाँ भय होगी वहाँ मेधा नहीं हो सकती। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन होता है जीवन को समझना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेखक के अनुसार, जो लेखक है जे कृष्णमूर्ति, वो समझते हैं कि अगर आप कुछ ज़्यादा परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, आप MA MCOM या BTech या IIT कुछ भी कर लेते हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि जीवन की जो कठिनाई होती है, जीवन में जो प्रॉब्लम होता है उसको समझना, उसको हल करना, ये ज़्यादा समझदारी की बात होती है, सिवाय इसके कि हम जीवन में कुछ परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर लें। समझ गए? तो लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर लेने से ज़्यादा कठिन होता है, ज़्यादा मुश्किल होता है जीवन को समझना। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? तो लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा जो है हमें व्यापकता देती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम जो है ये जे कृष्णमूर्ति की कृति है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साम्यवादी किससे लड़ रहे हैं? तो साम्यवादी जो है वो पूंजीपति से लड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जे कृष्णमूर्ति जो है इनका जन्म हुआ था 12 मई 1895 को। 12 मई 1895 को जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम, ऊपर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीड वेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप में किन को देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लीड वेटर जो है, यहाँ पर लोड लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर होगा लीड वेटर। तो लीड वेटर जो है किसको विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं, तो जे कृष्णमूर्ति को लीड वेटर जो है ये विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, तो शिक्षा जो है जे कृष्णमूर्ति की रचना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, जय कृष्णमूर्ति की रचना है। द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का संबंध में कौन सा तथ्य सही है। तो जे कृष्णमूर्ति के संबंध में ये कथन सही है कि वे प्रायः बोलते थे और स्वभाषण करते थे। और ऊपर जो आपको एक क्वेश्चन बताए थे जिसमें कि ये जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा हुआ जो शिक्षा पाठ है ये क्या है, तो निबंध भी लगा सकते हैं और स्वभाषण भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर आपका स्वभाषण है ना, तो पहले स्वभाषण ही लगाएगा, उसके बाद निबंध लगाएगा। मतलब कहने का ये है, अगर दोनों रहेगा स्वभाषण और निबंध, तो ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। अगर ऑप्शन सी रहे कि ए और बी दोनों, लेकिन अगर स्वभाषण और निबंध रहे तो याद रखिएगा ऊपर में जो आपको बताएं उसमें स्वभाषण ही आप लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा पाठ के रचयिता ऑलरेडी आपको कई बार बता चुके हैं, जे कृष्णमूर्ति हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म है ये आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। मदनपल्ली चित्तूर जो कि आंध्र प्रदेश में, वहां पर जन्म हुआ था जे कृष्णमूर्ति का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा पूरा बुक, यानी कि गद्यखंड पूरा कंप्लीट हो गया। अब बच गया आपका काव्यखंड, यानी कि गद्यखंड के जो भी क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव 317 हुआ। 317 तो इसमें हुआ ना, इसके अलावा आपको कितना सारा क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको बता दिए हैं मुँह से ही। उसके बाद लेखक पर्चे आपको करवा दिए, यानी कि ये अगर कर लिए ना अच्छे से, जितना क्वेश्चन करवाइए तो आप समझ गए ही होंगे। बस आप लोगों को रिविजन कर लेना। रिविजन के लिए आप दो माध्यम चूज कर सकते हैं। एक माध्यम तो आप लोग, पहला जो सिंपल है कि आप नोट्स ले सकते हैं, जिसका कि प्राइस केवल और केवल 30 रुपये है, उसको पे करके, और उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश सारा नोट्स मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ रहेगा, पिछला साल में पूछा गया प्रश्न सब कुछ मिल जाएगा। उतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो उसके बाद से तो एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी बच्चे अगर नोट्स ले लेंगे तो नोट्स से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, जो कि आसानी से आप लोग कर पाइएगा। और कोई बच्चे ऐसा होंगे जो नोट्स नहीं लेंगे, कहेंगे हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। वीडियो को बार बार 2-3 बार देखेंगे, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। जैसे कि यही वीडियो जो है 1 घंटे से ऊपर का है, 1.5 घंटे से भी ऊपर का, 1 घंटा 44 मिनट के करीब का ये वीडियो है। तो इसको आप बार बार देखते हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। लेकिन आप नोट्स ले लेते हैं तो उसको बार बार रिवीजन आप करने में आपको ही आसानी होंगी। समझ गए। तो आप लोग जो भी बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए उसको जरूर ले लीजिएगा। उसको लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि करेंगे हिंदी में जो गद्यखंड था वो तो कंप्लीट हो गया, बचा काव्यखंड। काव्यखंड में भी 13 चैप्टर है, तो 13 चैप्टर को एक ही वीडियो में एक दिन कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।